Rahim. Today's topic of discussion is pediatrics past MCQs keys. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अ न्यू बॉर्न जिसको परसिस्टेंट जॉन्डिस है और कॉन्स्टिपेशन है, हॉर्सनोस ऑफ वाइस है, टंग का साइज बड़ा हुआ है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। तो बेस्ट टेस्ट कौन सा कराओगे? T4 TSH है। तो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या सिनेरियो में आएगा? लिथार्जी है, एक्सट्रीम स्लीपीनेस होती है, प्रोलॉन्ग फिजियोलॉजिकल जॉन्डस होता है, अम्ब्लाइकल हर्निया, हाइपोथर्मिया, कोर्स फेशियल फीचर, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होती है, वाइड ओपन फंटिनैली, मोटल्ड ड्राई स्किन, हॉर्सनेस ऑफ क्राई, कॉन्स्टिपेशन। ये वो पॉइंट्स है जो कि सिनेरियोज में आती होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? थायराइड डिसजेनेसिस होता है, जबकि एक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन काज आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है? तो इसमें आप क्या करा लोगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप शॉर्ट स्ट्रेचर को देखोगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लोगे, एक्सरे स्कल, लॉन्ग बोन और स्कल का कराओगे, थायराइड स्कैन कराओगे, ईसीजी कराओगे, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कराओगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? लिवोथायरोक्सिन। इन्फेंट में 10 से लेकर 15 माइक्रोग्राम और चिल्ड्रन के अंदर 4 माइक्रोग्राम होती है। क्लियर? और इसका जो फॉलोअप होता है, अगर फर्स्ट 2 ईयर्स में आ गया है तो आपने हर 2 से लेकर 3 महीनों के बाद करना है, लेकिन इसके बाद है तो आपने लेस फ्रीक्वेंट फॉलोअप करना होता है। क्लियर? इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है? अगर आपने कुछ वीक्स में ठीक कर दिया तो कोई मेंटल या कोई फिजिकल रिटार्डेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इसको 6 महीनों के बाद डिले कर दिया तो फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। इसके अलावा जो कॉन्जेनिटल हाइपरथायराइडिज्म की स्क्रीनिंग होती है विद इन 10 डेज में करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ 10 ईयर ओल्ड बॉय जिसको शॉर्ट स्टेचर है, ओके, हाइट 124 सेंटीमीटर है, तो कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले को फेवर कर रही है? तो बेस्ट आंसर इज ओके, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिले इन द प्यूबर्टी। वैसे यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, बेस्ट ऑप्शन होगा डिले इन प्यूबर्टी। अब शॉर्ट स्टेचर कब लेबर करते हैं? जब भी हाइट ओवर एज क्या होगा? 3rd परसेंटाइल से कम का है, या हाइट ओवर एज क्या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम का होता है। मेल्स में देखने को मिलता होता है। इसके अंदर डिलेड ग्रोथ पैटर्न होता है, यानी इनकी जो मेच्योरिटी होती है, स्केलेटल की मेच्योरिटी होती है, वो भी डिलेड आपको देखने को मिलती है। और इसमें क्या होगा? फैमिली हिस्ट्री होगी डिलेड प्यूबर्टी की, लेकिन जो अडल्ट हाइट होगी वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा जो बोन एज होती है वो हाइट एज के बराबर होती है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है। और फैमिली हिस्ट्री आपको पॉजिटिव मिलती होती है। क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? सबसे पहले ग्रोथ चार्ट करवाते हैं, फिर आपने ब्लड एग्जामिनेशन करानी है, CBC, ESR, CRP, फिर आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज को रूल आउट करना है। कैसे करोगे? यूरिन एनालिसिस से, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और केराटिनिन से। फिर आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करोगे हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए। फिर आप क्या करवा लोगे? कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, रिकेट्स को रूल आउट करने के लिए। एक्सरे रिस्ट करा लोगे बोन एज को देखने के लिए। कैरोटाइपिंग करा लोगे टर्नर सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए। जूजिनल बायोप्सी करा लोगे सिलिक डिजीज के लिए। MRI करा लोगे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म को देखने के लिए। इसके अलावा एंडोक्राइन प्रोवोकेशन टेस्ट करा लोगे। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन को कैसे प्रोवोक करोगे? इंसुलिन से या क्लोनिडीन से या ग्लूकागोन से प्रोवोक करते होते हैं। क्लियर? और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले का रीअश्योरेंस होता है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो या टर्नर सिंड्रोम हो, उस केस में ग्रोथ हार्मोन देना है, अदरवाइज रीअश्योरेंस होती है और टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं मेल के अंदर। और क्या डिफरेंशियल डायग्नोस बनते हैं? फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर, हाइपरथायराइडिज्म, रिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, हाइपरथायराइडिज्म, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इन न्यू बॉर्न। तो जो कॉन्जेनिटल का मोस्ट कॉमन काज होता है वो थायराइड डिसजेनेसिस है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस होगा और एक्वायर्ड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्स इन द चिल्ड्रन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली आस्क्ड। तो क्या करते होते हैं? सबसे पहले आपने विटामिन डी के लेवल को देखना होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपने लेवल कराना होता है। ठीक हो गया? विटामिन डी और अल्कलाइन फॉस्फेट्स के लेवल भी कराते होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन डी आ जाएगा। तो रिकेट्स में आपको क्या, रिकेट्स के बारे में चंद बातें कर लेते हैं। रिकेट्स में क्या होती है? जो बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती, अगर ये अडल्ट में हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, अगर छोटे बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स कहते होते हैं। अब रिकेट्स की डिफरेंट टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्सियोपेनिक रिकेट्स हो सकती है या हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो सकती है। जो कैल्सियोपेनिक रिकेट्स होती है विटामिन डी की वजह से होती है। हाइपोफॉस्फेटेमिक वाली विटामिन डी रेजिस्टेंट होती है। जो हाइपोफॉस्फेटेमिक वाली होती है विटामिन डी रेजिस्टेंट होती है, एक्सीलेंट होती है। जो कैल्सियोपेनिक होता है इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हो सकती है। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 में कैल्सिट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, और टाइप 1 में ना एंजाइम नहीं होता 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज वाला, और टाइप 2 के अंदर रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे होते, यानी टाइप 1 के अंदर कैल्सिट्रॉल कम होता है, टाइप 2 में कैल्सिट्रॉल ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं रिकेट्स के केस में? सबसे पहले आपने क्या कराना है? बायोकेमिस्ट्री करानी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट्स के लेवल कराना होता है। विटामिन डी, PTH कराते होते हैं। फिर आपने एक्सरे रिस्ट कराना होता है जिसमें कपिंग, फ्रेइंग, सप्लेइंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? और टांगे आपको टेढ़ी मिलेगी। बो लेग्स को बोलते हैं जीनोवैरम, और जो नोक नी को बोलते हैं जीनोवैल्गम वगैरह कहते होते हैं। इसके अलावा रिस्ट की वाइडनिंग होती है, जीनोवैरम, जीनोवल्गम देखने को
मिलता है। डिले डेंटिशन होता है जो कि 13 मंथ्स तक लेबर करते होते हैं। फ्रंटल बॉसिंग होती है, कैपोट क्वाड्रेटम होता है, रैकेटिक रोजरी होती है, हैरिसन सल्कस होता है, पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है जिसको बोलते हैं पैक्टस कैरिनेटम है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस देखने को मिल सकता है और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनी और सीजर आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे मैनेज करोगे? सन के एक्सपोजर कराओगे, गुड डाइट, गुड मिल्क प्रोवाइड करोगे, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है लाइक 3 से लेकर 6 लाख इनिशियली और फिर आप 400 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। न्यूट्रिशनल इंटेक का ख्याल न्यूट्रिशनल इंटेक को रखते होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट देते होते हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स रिकेट्स के मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। 1 मंथ ओल्ड बॉय फ्रॉम अ 14-year-old मदर जिसको मेंटल मोटर एंड मेंटल डिले है, नोस डिप्रेस्ड है, जनरलाइज हाइपोटोनिया, सिंगल पाल्मर क्रीज है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? डाउन सिंड्रोम बनेगा। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या क्या बातें अपने सिनेरियो में नोट करनी होती है। ओके क्लियर? तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में सिंगल पाल्मर क्रीज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। अगर मैं आपको हेड टू फाइंडिंग बता दूं डाउन सिंड्रोम में तो क्या होता है? नंबर 1 जनरलाइज हाइपोटोनिया होता है। नंबर 2 हेड सर्कमफ्रेंस छोटा होता है, ब्रेकियोसेफलिक स्कल होता है, नेजल ब्रिज फ्लैट होता है, फ्लैट फेस आपको देखने को मिलता है, पाल्पेब्रल फिशर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड होता है, स्मॉल लो सेट ईयर होते हैं, टंग का साइज बड़ा होता है और प्रोट्रूडिंग टंग होती है, आइरिस के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, इसके अलावा लेंस के ऊपर पैसिटीज होती है, टीथ की इरप्शन डिलेड हो जाती है, 13 मंथ्स तक हो जाती है, हैंड फीट छोटे छोटे होते हैं, क्लाइनोडेक्टाइली होता है, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज जिसको सिमियन क्रीज कहते होते हैं 50% केसेस में देखने को मिलती होती है। फर्स्ट और सेकंड टोब में आपको स्पेस देखने को मिलती है। डर्मेटोग्राफिक फीचर आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अल्नर लूप बढ़ जाता है। ओके, सिंगल फ्लेक्शन क्रीज होता है ऑन द 5th फिंगर। इसके अलावा क्या होता है? डिस्टल एक्सियल ट्राई रेडियस आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है डर्मेटोग्राफिक फीचर में? इंक्रीज इन अल्नर लूप बढ़ जाती है। नंबर 2 सिंगल फ्लेक्शन क्रीज होता है 5th फिंगर पर। नंबर 3 क्या होता है? डिस्टल एक्सियल ट्राई रेडियस होती है। कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, ईएसटी, वीएसटी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। कुछ जीआईटी की प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला, डुओडेनल लेट्रेसिया, एनुलर पेनक्रियास, हर्शबर्ग डिजीज होता है। क्लियर? इनका जो आईक्यू होता है 50 तक होता है, 20 से लेकर 75 तक रेंज करता होता है। मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा M7 वाला आपको देखने को मिलता है। M7 का मतलब है मेगा कैरियोसाइटिक AML आपको देखने को मिलता है। ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर आपको ALL आपको देखने को मिलता है और हाइपोथायराइडिज्म भी एसोसिएटेड होता है। सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया। इसकी स्क्रीनिंग 2 तरह से करते हैं, ट्रिपल से और क्वाड्रपल से। ट्रिपल के अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एसजी होता है। क्लियर? और जो क्वाड्रपल टेस्ट होता है, ओके, इसमें आप इनहिबिन वगैरह ऐड कर लोगे। इनहिबिन और बीटा एसजी ज़्यादा होगा, बाकी सारी चीज़ आपको नॉर्मल होगी या डिक्रीज होगी। और कैसे कंफर्म करोगे आप? प्री नेटल डायग्नोसिस के अंदर लाइक आप क्या करोगे? CVS, एमनियोसेंटेसिस वगैरह कर लोगे। क्लियर? तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको डाउन सिंड्रोम का एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है 10-year-old बॉय जिसको रिकेट्स डायग्नोस हुई है। मोस्ट कॉमन अंडरलाइन काज क्या होता है? न्यूट्रिशनल की वजह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन काज होता है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स हो सकती है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स जिसको बोलते होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर हाइपोफॉस्फेटेमिक हो सकती है जिसको विटामिन डी रेजिस्टेंट कहते हैं, वो एक्सीलेंट रिसेसिव होती है। हाइपोकैल्सीमिया आपको डाइजॉस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। डाइजॉस सिंड्रोम में कैच 22 होता है। सी से सीवियस एब्नॉर्मैलिटीज लाइक ट्रंकस आर्टरियोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। टोफ भी आपको देखने को मिलता है। ए से एबनॉर्मल फेस है, टी से आपको थाइमिक हाइपोप्लेजिया है, एक और सी से क्या हो जाएगा? क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, और एक और एच से क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटिनी कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और कैच 22 यानी 22 क्रोमोसोम की माइक्रो डिलीशन होती है। यू आर एग्जामिनिंग आर चिल्ड्रन जिसको ट्राइसोमी 21 है। आइस में क्या फाइंडिंग होती है? आइस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपवर्ड स्लोपिंग पाल्पेब्रल फिशर होता है, मार्क एपिकेंथल फोल्ड होता है। अगर ईयर्स के बारे में बात करें, लो सेट ईयर्स होते हैं। टंग के बारे में बात करें, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होती है। ओके, उसके अलावा आपको आइरिस के ऊपर बर्स्ट फील्ड स्पॉट्स भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यहाँ पे मिस्टेक हुई है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? लो यूरिन एंड हाई प्लाज्मा मोलालिटी, क्योंकि ADH नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 18 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड है जिसको डेवलपमेंटल डिले है और कॉन्स्टिपेशन है। डेवलपमेंटल डिले कॉन्स्टिपेशन है। ओके, ठीक हो गया। दैट मीन्स दो ही डिफरेंशियल बन सकते हैं अभी जहाँ तक मैंने पढ़ा है। कॉन्स्टिपेशन है, डेवलपमेंटल डिले है, या तो एक डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक हो गया। आगे देखो, कोर्स फेस है, ये भी डाउन में या हाइपो में मिल सकता है। वाइड इंटीरियर फंक्शनैलिटी अभी भी कुछ डिफरेंशिएट नहीं हुआ, लेकिन जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, अम्बलाइकल हड्डियाँ है, ये आपको हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलता होता है। क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक चाइल्ड है जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है। ओके, उसका वेट देखो काफी ज्यादा कम है, फ्रंटल बॉसिंग है, ओपन एंटीरियर फ्रंटनाली है, वाइड रेस्ट है, बो लेग्स है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज और पैराथायराइड हार्मोन दोनों एलिवेटेड है। ये तो सारे रिकेट्स में एलिवेटेड होते हैं। सीरम केराटिनिन का लेवल भी नॉर्मल है और ALP का लेवल देखो, कैल्सिडाल का लेवल क्या हुआ है? कम हुआ है। ओके, व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस क्या होगा? विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स दो तरह की मैंने आपको बताई थी। क्लियर? टाइप 1 और टाइप 2। ओके, ठीक हो गया। तो कौन सी रिकेट्स आपको देखने को मिलेगी? ओके, ये टाइप 1 या टाइप 2 कोई एक भी हो सकती है, लेकिन विटामिन डी डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें इसकी डेफिशिएंसी हो गई है
कैल्सिडायोल की। कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, कुशिंग डिजीज़ में पिट्यूटरी एडिनोमास का काज होता है। डाइजेस्ट सिंड्रोम में कैच 22 होता है। न्यू नेटल टेटनी आपको देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आ जाती है, एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच है, रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और टाइनी स्पार्टर वेन्स है जिसको टेलेंजेक्टेसिया कहते हैं। टेलेंजेक्टेसिया और एटेक्सिया, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होती है, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया कहते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर चलते होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, ओके, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, फॉस्फेट की भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, किडनी ट्यूब्यूल फॉस्फेट का एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी। क्लिनिकल फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम तो जनरलाइज हाइपोटोनिया होता है। कैरियोटाइपिंग एंड टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में 45 एक्स नोट आपको देखने को मिलता है कैरियोटाइपिंग के अंदर। क्लियर। ट्राइसोमी 21 क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम का एक वेरिएंट भी होता है जो कि आपको मेल्स में देखने को मिलता है, उसका नाम है नूनान सिंड्रोम। ओके, ठीक हो गया। आगे हम चलते होते हैं। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में क्या फाइंडिंग होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, कंजेनिटल लिम्फेडिमा होता है, होर्स शू किडनी होती है, पटेला और हिप की डिसलोकेशन होती है, इंक्रीज कैरिंग एंगल होता है, क्लियर स्कोलियोसिस होता है, ब्रॉड चेस्ट होता है, वाइड सेपरेट निपल्स है, शील्ड चेस्ट है, ओके, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन होती है, कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा, बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व होता है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच का लेवल ज़्यादा होता है। डायबिटिक चाइल्ड है जिसको इंसुलिन से ठीक किया तो टकीकार्डिया, अपर एब्डोमिनल पेन और स्वेटिंग होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो डी के में आपने ख्याल रखना होता है हाइपोग्लाइसीमिया को, और सेरेब्रल एडीमा को आपने करना होता है। अगर ग्लूकोज 250 से कम हो जाएगा तो आपने 10% डेक्सट्रोज की ड्रिप चला देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं। स्मॉल टेस्टिस है, क्रिप्टोरकाइटिज्म है, गायनिकोमास्टिया, टाल सिलेंडर बॉडी विद द लॉन्ग लेग्स। ओके, तो ये बन जाएगा क्लाइनफेलर सिंड्रोम है। देखो, अगर टेस्टिस बड़े बड़े होते हैं तो ये क्या होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है, लेकिन स्मॉल टेस्टिस क्रिप्टोरकाइटिज्म या आपको क्लाइनफेलर सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। 45 एक्स नॉट वगैरह कहते होते हैं। हाइट ज़्यादा होती है, आर्म का जो स्पैन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्लियर, फीमेल बॉडी हैबिटस होता है। क्लियर, डिक्रीज बॉडी हेयर होता है, गायनिकोमास्टिया होता है, टेस्टिस का साइज काफ़ी छोटा होता है, इनफर्टिलिटी होती है, मेंटल रिटार्डेशन, एंटी सोशल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर वेब्ड नेक होती है। कांस्टेंट फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम तो मेंटल रिटार्डेशन होता है। आईक्यू कितना होता है, 50 तक होता है। रेंज 20 से लेकर 75 तक होती है। बेस्ट टेस्ट इन द पेशेंट विद शॉर्ट स्ट्रेचर है, पैलर है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल और मेंटली अबनॉर्मल है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो थायराइड प्रोफाइल करानी है। लूजिंग वेट डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी 21 आपको देखने को मिलती है। एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, टाइनी स्पार्टर वेन्स है, तो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया होता है। डाइजेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। थर्ड और फोर्थ फेरेंशियल पाउच नहीं बन रही, उसका डिफेक्ट होता है। क्लियर, वो नहीं बन पाती। बोन एज अगर हाइट एज के बराबर है और क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले होता है। जबकि उसमें क्या होता है, लाइक फैमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर में क्या होता है, बोन एज बराबर हो जाती है किसके साथ, क्रोनोलॉजिकल एज के साथ, लेकिन वो कम होती है हाइट एज से। इसके बाद है कि प्रेजेंटेशन ऑफ रिकेट्स विद अ मार्केडली डिक्रीज फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का अगर लेवल कम हो तो वो एक्सीलेंट हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल कम हो तो उसको हाइपोफॉस्फेटेशिया कहते होते हैं। क्लियर, डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम में ट्रिपल और क्वाड्रुपल टेस्ट कराते हैं। हाइपर पिगमेंटेड जेनिटेलिया, कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की वजह से होती है। 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होता है। साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। हाइपर पिगमेंटेड तो हो गया, एम्बिगुअस जेनिटेलिया और कॉन्जेनिटल हाइपरथायराइडिज्म। ओके, ओके, यानी कॉन्जेनिटल हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, टीएसएच के लेवल एलिवेटेड होता है। अब इसमें एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी हो गया, इसके बारे में मुझे कंप्लीट कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इन रिकेट्स, तो यहाँ पर अल्कलाइन फॉस्फेटेस करवाते होते हैं अगर कोई और ऑप्शन, कोई सपोर्टिंग ऑप्शन नहीं होगा। अदरवाइज सबसे पहले आपने कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी के लेवल्स कराने होते हैं, फिर किडनी वाले आपने कराने होते हैं। लॉन्ग स्ट्रेचर है, गायनिकोमास्टिया, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी 47XXY है, तो ये क्या होता है, ये होता है क्लाइनफेलर सिंड्रोम होता है। क्लियर, XXY होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं। डाउन सिंड्रोम में आपने क्या करानी है, कैरियोटाइपिंग वगैरह आपने करानी होती है, ठीक है, अडल्ट में। लेकिन प्री नेटल के अंदर आप क्या कराते होते हैं, प्री नेटल के अंदर आपने क्या कराना होता है, लाइक आपने एग्जामिनेशन करनी है किसकी, क्रोमोसोम की, बाय एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलती होती है। HbA1c आपको लास्ट 3 मंथ्स का या 8 से लेकर 12 वीक्स के ग्लूकोज का लेवल बताता होता है। डिहाइड्रेशन है, एब्डोमिनल पेन है, कन्फ्यूजन है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है, तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर होता है। DK का क्लासिकल सिनेरियो होता है। क्लियर, अब DK के बारे में कुछ बातें बता दूँ। DK कब लेवल करना होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से ऊपर होता है। क्लियर, और पीएच 7.25 से कम हो जाती है, बाइकार्बोनेट 15 से कम हो जाती है। सीवियर DK कब लेवल करती है, जब पीएच 7.1 से कम हो जाती है, बाइकार्बोनेट 10 से कम हो जाता होता है। अब DK की क्या मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले घंटे में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने IV फ्लूइड्स देने होते हैं। 10 ml पर kg का आपने IV बोलस देना होता है। 10 से लेकर 20 ml पर kg IV बोलस देना होता है, नॉर्मल सलाइन का देते होते हैं। इसके अलावा आपने IV कंटिन्यूस इंसुलिन देनी होती है 0.1 यूनिट पर kg पर आर के हिसाब से। जो सेकंड आर है इसमें आपने क्या देना होता है, IV फ्लूइड चलाना होता है। अब IV फ्लूइड का क्या फार्मूला होता है, 85 मिलीलीटर पर kg है, प्लस मेंटेनेंस माइनस बोलस। ओके, यानी बोलस से आपने मेंटेनेंस को माइनस कर दिया, ठीक हो गया। ओके, और 23
आवर से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक हो गया। ओके, ये आपका 23 मतलब आगे मजीद आगे 23 घंटों का क्या होगा वो ये डिपेंड करेगा 85 मिलीलीटर पर केजी प्लस मेंटेनेंस माइनस बोलस, और आपने क्या देना है, हाफ नॉर्मल सलाइन देना होता है। 1 सेकंड इंसुलिन की जो ड्रिप होगी वो 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से होगी। 20 मिली इक्विवेलेंट लीटर आपने पोटेशियम फॉस्फेट और पोटेशियम एसीटेट आपने ऐड करना होता है, और 5% डेक्सट्रोज आपने कब ऐड करना है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता होता है, क्लियर। और अगर पोटेशियम 3 से कम हो जाता है तो आपने क्या देना होता है, आपने पोटेशियम की सप्लीमेंट देनी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और आपने कब सबकुटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट होना होता है, जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाए, ओरली फूड लेना शुरू कर दे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस खत्म हो जाए, ब्लड शुगर लेवल 180 to 240 हो जाए, और जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इन्फेक्शन आपने उसको रूल आउट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, ये भी हो गया। चाइल्ड नॉट स्टार्टेड प्यूबर्टी एट 12 ईयर्स ऑफ एज, अभी तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई और उसकी माँ की प्यूबर्टी 16 साल पर स्टार्ट हुई थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ डिले होता है। नेक्स्ट है बोन एज हाइट एज के बराबर है लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ डिले होता है। कोर्स फेसेस आपको हाइपरथायराइडिज्म में डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। बोन एज अगर हाइट एज के बराबर है लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ डिले होता है। कंजेनिटल हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज डिसजेनेसिस है, उसके बाद डिसहार्मोनोजेनेसिस है। बेस्ट टेस्ट फॉर हाइपरथायराइडिज्म सीरम TSH लेवल करा लेते हैं। डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूजन है, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गया है तो वो DK में देखने को मिलता होता है। ओके, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो विटामिन D डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1 है, टाइप 2 के अंदर तो लेवल ज़्यादा हो जाता है। CVS की एब्नॉर्मलिटी है, एब्नॉर्मल फेस है, T से थार्मिक हाइपरप्लेजिया, C से क्लेफ्ट पैलेट है, H से हाइपरकैल्सीमिया, 22 क्रोमोसोम की माइक्रो डिलीशन है तो ये डाइजॉ सिंड्रोम में होता है। ट्राइसोमी 21 है, हाइपोथायराइडिज्म है, सिंगल पाल्मर क्रीज है, डूडिनल एट्रेजिया, अपवर्ड स्लोपिंग पाल्पेब्रल फिशर डाउन सिंड्रोम में होती है। कैरियोटाइपिंग 45X0 है, फीमेल है, शॉर्ट स्ट्रेचर है, वेब्ड नेक है, टर्नर सिंड्रोम है। कैरियोटाइपिंग 47XXY है, मेल है, टॉल स्ट्रेचर है, गायनिकोमास्टिया तो क्लाइनफेलर सिंड्रोम में होता है। एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, टाइनी स्पाइडर वेन्स ऑन द चीक्स एंड आईज, तो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया में देखने को मिलती होती है। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 हमारा कौन सा है, दिस इज द नेफ्रोलॉजी। ओके, नेफ्रोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें से थोड़े से MCQ आए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको जनरलाइज एडिमा हो चुका है और ओलिगोयूरिया हो चुका है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जनरलाइज एडिमा और ओलिगोयूरिया, जनरलाइज एडिमा क्या शो करता होता है, जनरलाइज एडिमा ये शो करता है कि किडनी को कोई मसला होता है, क्लियर। और ओलिगोयूरिया है तो यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा लोगे, रीनल स्कैन वगैरह करा लोगे। अगर पैरेन्काइमा को आपने देखना है तो कौन सा स्कैन कराते होते हैं, DMCA वगैरह स्कैन करा लोगे। 3 ईयर ओल्ड गर्ल है, ओके, विच आर द फॉलोइंग कॉमनली काजेज UTI, तो UTI का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, E. coli होता है। फिर ठीक हो गया। अब UTI का अगर आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछे तो आपने निमोनिक रट्टा मारना है, कीप्स। ओके, K से होता है क्लैप्सिला, E से E. coli, E से एंटीरोबैक्टर, P से प्रोटियस और S से स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, E. coli होता है। सूडोमोनास होता है अगर इन केस ऑफ कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, सॉरी। ओके, अब कैसे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है UTI में, वो यूरिन कल्चर होती है। कैसे आप यूरिन को कलेक्ट करोगे, नंबर 1 क्लीन कैच मिड स्ट्रीम सैंपल हो गए, मिड स्ट्रीम सैंपल को कलेक्ट करोगे। नंबर 2 स्टीराइल कलेक्शन बैग इस्तेमाल करना है। नंबर 3 या फोली से ले सकते हैं या फिर सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी से ले सकते होते हैं। अब आपने इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें आपने एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक ऐड करनी होती है। अब एंटीबायोटिक आपने देनी होती है। अब एंटीबायोटिक कौन कौन से देनी होती है, अमोक्सिलिन देते हैं, ऑगमेंटिन देते हैं और सेप्रोफ्लॉक्सासिन देते होते हैं। और IV एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन आ जाती होती है, क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक कब दोगे, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, उसको रिकरेंट UTI है या सीवियर वेजिको-यूरेटर रिफ्लेक्स है, उसकी वजह से UTI हो रहा है, तो इस केस में प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक वगैरह ऐड कर लोगे, क्लियर। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, आपकी यूरिन कल्चर होती है। इसके अलावा आप मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल करा सकते हो, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं। एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर UTI, तो क्या होता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है विद शॉर्ट यूरिथ्रा। नंबर 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस है। नंबर 3 पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है या फिर वेजिको-यूरेटर रिफ्लेक्स है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टोन्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसकी वजह से UTI देखने को मिलता होता है। और UTI में जो न्यू नेट्स होता है ना, वो लिथार्जिक होता है, इरिटेबल होता है, फीड नहीं कर रहा होता और जॉन्डस आपको देखने को मिलता होता है। और डिसयूरिया होता है, डिसयूरिया का मतलब है पेन ऑन मिक्चुरेशन, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको जॉइंट पेन है, फीवर है, बटरफ्लाई रैश है, तो इसका मतलब तो SLE वगैरह बता रहा है, ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया, तो हमारा फर्स्ट क्लिनिकल सस्पिशन क्या आएगा, SLE वगैरह आ जाएगा। इसके बाद मोस्ट डेंजरस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिनोश-शॉलिन पर्परा, तो हिनोश-शॉलिन पर्परा की जो मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस वगैरह देखने को मिलती होती है। ओके, अब हिनोश-शॉलिन पर्परा
वाला जो टॉपिक है ये तो आपका र्यूमेटोलॉजी में है, लेकिन आई थिंक लगता है कि र्यूमेटोलॉजी के टॉपिक भी नेफ्रो वगैरह में डाल दिया है। ओके, चलो फिर अब हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो हिनोशोलिन पर्परा, इसको आईजी या वास्कुलाइटिस भी कहते हैं। मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन 5 साल होती है, 4 से लेकर 8 साल वालों में देखने को मिलता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें भी पहले क्या होगा, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, उसके 1 से लेकर 3 हफ्तों के बाद कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। ओके, लाइक आपको पाल्पेबल पर्परा देखने को मिलता है, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पाल्पेबल पर्परा होता है, उन द लेग्स बटक्स पे देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा आपको ओलिगो आर्थराइटिस देखने को मिलता है, जॉइंट में पेन होगा, इंटरसेप्शन होगा, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है, हिमाचूरिया प्रोटीन देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल केस में आपको लाइक इंट्राक्रेनियल हैमरेज आपको देखने को मिल सकता होता है। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, क्लियर, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपको ना 4 में से 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पाल्पेबल पर्परा, नंबर 2 एज ऑफ ऑनसेट 10 साल से नीचे, नंबर 3 बोवल एंजाइना जिसमें पोस्ट पेरेंडियल पेन या ब्लडी डायरिया हो, नंबर 4 बायोप्सी के अंदर क्या होना चाहिए, इंट्राम्यूरल ग्रैनुलोसाइट होना चाहिए स्मॉल आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के अंदर। क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें ना मेन क्लिनिकल डायग्नोस होता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने देना होता है। क्लियर, इसके बाद रिगार्डिंग फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स इन द चिल्ड्रन वो एक्यूट रीनल फेलियर होता है। एक्यूट रीनल फेलियर में कितना देना होता है, 400 ml पर मीटर स्क्वायर पर डे, रट्टा मार लेना, प्लस यूरिन आउटपुट में कितना जा रहा है, स्टूल में, वॉमिट में और सक्शन में कितना लॉस हो रहा है। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कौन सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिस्पॉन्ड कर जाता होता है टू द स्टेरॉइड, प्रेडिनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन को, तो मिनिमल चेन डिजीज होता है, इसमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। कोला कलर्ड यूरिन है, ओके, कोला कलर्ड यूरिन, स्मोकी कलर्ड यूरिन, ये आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाली चीजें मिलेगी, लाइक हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, एडिमा होता है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, पहले सोर थ्रोट का इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट का स्किन का इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट के 2 हफ्तों के बाद और स्किन के इन्फेक्शन के 6 हफ्तों के बाद आपको स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है। ओके, क्लियर। और जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो तकरीबन 6 से लेकर 8 हफ्तों के बाद वापस आ जाते होते हैं। लेकिन अगर आपको यही हिमाचूरिया 1 से लेकर 2 दिनों के बाद देखने को मिले तो उसको बोलते हैं आईजी नेफ्रोपैथी, जिसको बल्जर डिजीज कहते हैं। ओके, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। थ्रोट के इन्फेक्शन के 2 हफ्तों के बाद और स्किन के इन्फेक्शन के 6 हफ्तों के बाद देखने को मिलता होता है। इसमें आप सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, आरएफटी करा लोगे, जिसमें आपको एजोटीमिया मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्स के लेवल कम होगा जो कि 6 से लेकर 8 हफ्तों में जाकर रिकवर होता है। ईएसओ का टाइटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है, और एंटी डीएनएस का लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है। यूरिन की एग्जामिनेशन करा लोगे, यूरिन एग्जामिनेशन पे क्या मिलता होता है, ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन पे यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओलिगो यूरिया होता है, ओके, प्रोटीन यूरिया होता है, स्मोकी कलर्ड यूरिन होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आरबीसी कास्ट होती है। मेन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस रीनल बायोप्सी होती है, जिसमें क्या होगा, लाइट माइक्रोस्कोपिक के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, न्यूट्रोफिल होगा, ओके, और कॉम्प्लीमेंट की और आईजीजी की डेपोजिशन होती है, स्टैटिस का अपीयरेंस होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट होते हैं सब एपिथेलियल एस्पेक्ट पर। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलता है। और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, बेड रेस्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन है, फ्लूइड प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करनी है। अगर प्रोटीन यूरिया एडिमा हो रहा है तो आपने एस इनहिबिटर इस्तेमाल करने हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ले सकते हैं, और वॉल्यूम स्टेटस को आपने कंट्रोल करना लाइक डायलिसिस वगैरह से। क्लियर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिल सकती है। अब एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक हो गया, डिपेंडिंग अपॉन उसका ऑनसेट क्या होता है। ओके, जब भी किडनी फेल होता है तो आपको कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखने को मिलती होती है। उसका मिमोनिक है, ओके, मैड हैंगर, यानी एम से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिसलिपिडीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, यूरीमिया होता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन होता है, ग्रोथ की रिटार्डेशन होती है, इरिथ्रोपोइटिन फेलियर होता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलती होती है। क्लियर। और इसकी क्या ट्रीटमेंट होता है, आपने हाइपरकैलेमिया को ठीक करना है, कैसे ठीक करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट से, ग्लूकोज से, इंसुलिन से और बीटा 2 एगोनिस्ट से। एसिडोसिस को ठीक करना है सोडा बाइकार्बोनेट से, और इन्फेक्शन को ठीक करना है एंटीबायोटिक से। तो ये आपको सारा ट्रीटमेंट बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, कॉन्जेनिटल अनोमली विद अ वीक यूरिन स्ट्रीम है, तो वीक यूरिन स्ट्रीम किस में हो सकती है, ओके, यहाँ पे तो उसने हाइपोस्पीडिया लिखा हुआ है, हाइपोस्पीडिया की एसोसिएशन तो हो सकती है, लेकिन हाइपोस्पीडिया में स्ट्रीम इतनी ज़्यादा वीक तो नहीं होती। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन शुड बी पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, लेकिन उसने यहाँ पे दिया नहीं है, तो फिर आप इसको लगाना पड़ेगा। बेस्ट प्रोग्नोसिस इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो वो मिनिमल चेन डिजीज होता है। इसके बाद है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया, हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, 3.5 ग्राम से ज़्यादा का होता है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन नहीं होती जिसकी वजह से प्लूरल फियन होगी, एसाइटिस होगा। गैमा ग्लोबुलिन नहीं होती जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। एंटीथ्रोबिन 3 नहीं होती जिसकी वजह से थ्रोम्बोइबोलिज्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। लिपिड यूरिया देखने को मिलता है। जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है। फेस की पफिनेस, पैरी और बैटर स्वेलिंग होती है। दिस इज अ वाहिड डिजीज जो कि स्टीरॉयड को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर जाती होती है। क्लियर। तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इन्फेक्शन हो सकता है लाइक निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक
इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलैप्स हो सकता है, हाइपोवोलेमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बच्चों में मिनिमल चेन डिजीज और अडल्ट में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या कराओगे, यूरिन एग्जामिनेशन करा लोगे जिसमें 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन आपने करानी है, +3 +4 का प्रोटीन यूरिया होता है। इसके अलावा फैटी कास्ट मिलती है। और आप सीबीसी करा लोगे, एल्ब्यूमिन के अलावा कराओगे कम होगा, कोलेस्ट्रॉल के अलावा करा लोगे ज़्यादा होगा, आरएफटी करा लोगे यूजुअली वो नॉर्मल होते हैं, अगर एटिपिकल में वो ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर। और इसकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होती है, रीनल बायोप्सी होती है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, हाई डोज प्रेडिनिसोलोन है, साइक्लोफॉस्फामाइड देना होता है, साइक्लोस्पोरिन देना होता है, एस इनहिबिटर दोगे प्रोटीन यूरिया एडिमा के लिए। और अगर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करने के लिए दोगे, लाइक अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो एंटीकोगुलेंट ऐड कर दोगे, कोलेस्ट्रॉल के अलावा ज़्यादा तो स्टैटिन्स वगैरह ऐड कर दोगे, विटामिन डी दे दोगे और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे दोगे। इसके अलावा सर्जरी में नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं और रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते होते हैं। और इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन होती है वह है एसबीपी। एसबीपी में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन फीवर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो एसबीपी की क्या इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, साइटिस फ्लूइड एग्जामिनेशन होता है जिसमें डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करवाते होते हैं। जिसमें क्या होगा, साइटिस का जो फ्लूइड होता है क्लाउडी होता है, न्यूट्रोफिल काउंट 250 से ऊपर होते हैं, डब्ल्यूबीसी 500 से ऊपर होते हैं, कल्चर वगैरह करा लेते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या सीफोटैक्सिम या सेफ्ट्रैक्सोन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आईवी एल्ब्यूमिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है। व्हाट इज मेंट बाय रेमिशन। रेमिशन क्या होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो रेमिशन का मतलब है कि 3 दिन तक प्रोटीन यूरिया ऑलमोस्ट जीरो तक हो जाए। नंबर 1, 3 दिन तक 3 डेज तक प्रोटीन यूरिया जीरो तक चला जाए, एडीमा रिजॉल्व हो जाए, ओके, और जो एल्ब्यूमिन है वो भी रिजॉल्व हो जाए, ओके। तो इसको बोलते हैं हम रेमिशन फेज। और स्टीरॉयड डिपेंडेंस कब कहते हैं, जब हम स्टीरॉयड को टैपर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वापस आ जाता है। यानी जब स्टीरॉयड को कम कर रहे हैं या विदिन 2 वीक्स ऑन रिमूवल स्टीरॉयड, जैसे स्टीरॉयड को छोड़ा या टेपर किया तो ये वापस आ गया। या फ्रीक्वेंट रिलैप्स क्या होता है, 1 साल में 4 दफ़ा या 6 महीनों में 2 दफ़ा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट रिलैप्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको कौन सा एडीमा देखने को मिलता होता है, ट्रांसयूडेटिव एडीमा देखने को मिलता होता है। ट्रांसयूडेटिव प्लूरल फियन होती है, लेकिन वहाँ पर ना एक्सुडेटिव एसाइटिस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम लीडिंग टू पैरोटिनाइटिस क्या होता है, आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक सीफोटैक्सिम, पिपारसिलिन, टेजोबैक्टिम और सेफ्ट्रैक्सोन इस्तेमाल करनी है, और आईवी एल्ब्यूमिन देनी होती है। क्रॉनिक रीनल डिजीज है, रीनल फंक्शन 50% है, इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। अब इसकी ना डिफरेंट डिग्रीज होती है रीनल फंक्शन की, तो 50% तक अगर कम हो गया तो उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन वगैरह कहते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, C3 लेवल्स आर नॉर्मल इन, ओके, ठीक है। C3 लेवल्स नॉर्मल किस में होते हैं, आईजी नेफ्रोपैथी में आपको देखने को मिलते हैं। और एब्नॉर्मल किस में होती है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्रॉस हिमाचूरिया है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, और एब्डोमिनल मास जो कि मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो क्रॉस कर जाता है, लेकिन वेम्स ट्यूमर मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता होता। पाल्पेबल पर्परा आर्थराइटिस, एब्डोमिनल पेन है, हिनोशोलिन पर्परा होता है, इसमें स्टेरॉइड आपने देने होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। बेड रेस्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन है, और एस इनहिबिटर वगैरह ऐड कर देते होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉजेटिव एजेंट ऑफ पैरोटिनाइटिस इन चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, अडल्ट में तो ई कुलाई होता है। ट्रीटमेंट में आईवी सिफोटैक्सिम, पिपारसिलिन, टेजोबैक्टिम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन दे सकते होते हैं। रीनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल होती है, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद होती है। स्किन के इन्फेक्शन के 6 हफ्तों के बाद होती है। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो उसकी एक्यूट मैनिफेस्टेशन हो सकती है जिसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, तो ये नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होता है, तकरीबन ये 5 साल से ऊपर वाले में आपको देखने को मिलता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, आपने मोटिवेशनल अलार्म्स होते हैं, रीइंफोर्समेंट होता है, इसके अलावा डेस्मोप्रेसिन देनी होती है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसपीपी इन चिल्ड्रन, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। मोस्ट कॉमन काज इन एडल्ट ई कुलाई होता है। ट्रीटमेंट में आईवी सिफोटैक्सिम और एल्ब्यूमिन देते होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो वो मिनिमल चेन डिजीज होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई फाइंडिंग नहीं आती। ट्रीटमेंट में प्रेडिनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फामाइड और साइक्लोस्पोरिन देते होते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट का स्किन का इन्फेक्शन है, स्मोकी या कोला कलर यूरिन है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ट्रीटमेंट क्या, स्टेरॉइड है। एब्डोमिनल मास इन चिल्ड्रन है, ट्रायड क्या है, हिमाचूरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, तो वेम्स ट्यूमर होता है। ट्रीटमेंट क्या है, रेडिकल नेफ्रेक्टमी होता है। इसमें एक्शल कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती होती है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। रेडिकल नेफ्रेक्टमी वगैरह करनी होती है, इसके अलावा आपने कीमो वगैरह आपने देनी होती है। क्लियर, रेडिकल नेफ्रेक्टमी वगैरह करनी है, कीमो वगैरह देनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रन, तो ई कुलाई होता है। ट्रीटमेंट में आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। ओरल में अमोक्सिलिन, ऑगमेंटिन और आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और आईवी के अंदर एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन आ जाती होती है। इसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम वाले इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं, ओके। रिस्पिरेटरी वायरस में तो रिलेटिवली कम आए हुए हैं।
चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ 3 ईयर ओल्ड बॉय जिसको फीवर है, कफ है और ब्रेथलेस है 3 दिन से है, चेस्ट एक्सरे पे कंसोलिडेशन मिल गया राइट अपर लोब की, तो ये क्या लोबार नमूनिया होता है। लोबार नमूनिया का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही है। और अगर आप एज वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर 3 ईयर ओल्ड में आपको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही देखने को मिलता होता है। अब नमूनिया की ना अपने एज वाइज जरूर देख लेना कि किस एज में ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे न्यू डेट में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमूनिया होता है वो क्या होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। रट्टा मार लेना, जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टाई, ये नमूनिया भी कराता है, सेप्सिस भी कराता है, मेनिंजाइटिस भी कराता है न्यू बॉर्न में, और इकोलाई होता है। ओके, इसके बाद आपने रट्टा मार लेना कि 2 महीनों से लेकर 5 साल तक तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही होता है। और 6 साल से ऊपर वालों में आपको क्या देखने को मिलता है, माइकोप्लाज्मा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्कूल गर्ल है जिसको अस्थमा 5 साल से है, स्टीरॉयड या बीटा 2 ले रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ हर डिजीज सिवियरिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, IG लेवल्स वगैरह करा लोगे, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। 4 ईयर ओल्ड बॉय जो कि इमरजेंसी में आया फॉर द हाई ग्रेड फीवर। ओके, हाई ग्रेड फीवर है, स्ट्राइडर है, हॉर्सनेस ऑफ वाइस है, स्ट्राइडर है, हॉर्सनेस ऑफ वाइस है, हाई ग्रेड फीवर, टॉक्सिक लुक है, एक्सेसिव ड्रूलिंग और स्लाइवा, सिक लुकिंग है, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी है, TLC बढ़े हुए हैं, तो आपका डायग्नोस क्या बनेगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस बनेगा। ठीक है, क्लियर, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और क्रो को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में क्या होता है, सुप्राग्लोटिक लैरिंक्स का इन्फ्लेमेशन होता है, एडीमा होता है। मोस्ट कॉमन काजेस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। ओके, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई की वजह से भी होता है। इसका ऑनसेट काफी अब्रप्ट होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कोई प्रोड्रोमल सिम्टम नहीं होते, हाई ग्रेड फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, मफल्ड स्पीच होती है, स्ट्राइडर आपको देखने को मिलता है लेकिन क्वाइट स्ट्राइडर होता है, क्लियर, डिस्फेजिया होता है, ड्रोलिंग और स्लाइवा होता है, ट्राइपोड पोजीशन में बैठ जाएगा, नेक की हाइपर एक्सटेंशन होती है, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। डायग्नोसिस में आपने लारिंजोस्कोपी कराना जिसमें चेरी डेट स्वॉलन एपिग्लोटिस आपको देखने को मिलता है। एक्सरे नेक करा लोगे, आपको थंब साइन देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, फर्स्ट लाइन के अंदर आप क्या कराते हो, नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन करा लेते हैं, क्लियर, और सेकंड लाइन के अंदर अपने सबट्रैक्शन करानी होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपका, सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। इसके बाद वायरल ग्रुप से रिलेटेड बता दूं, वायरल ग्रुप में क्या होता है, सब ग्लोटिक लैरिंक्स का आपको एडीमा देखने को मिलता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस मोस्ट कॉमन होता है, क्लियर, ठीक हो गया। इसमें आपको बार्किंग कफ होती है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, एक्सरे में स्टीपल साइन होता है। ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम के अंदर आपने IM इंट्रामस्कुलर डेक्सामेथासोन या फिर निबुलाइज एपिनेफ्रिन देनी है, जबकि उसमें क्या है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में आपने नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन करनी है, सब ट्रैक्सोन देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 2 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको अभी डायरिया 1 ईयर ऑफ एज में है, जब से फीडिंग स्टार्ट हुई है, डायरिया आफ्टर फीडिंग, तो ये क्या होता है, सिलिक डिजीज होता है और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं होगा, सिलिक डिजीज हो जाएगा। हाँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लबिंग होती है लेकिन यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा आपका सिस्टिक सिलिक डिजीज आ जाएगा। थोड़ा सा सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता दूँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, CFTR जीन की म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, क्लियर, ठीक हो गया। इसमें आप स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड के लेवल करा लेते होते हैं, उसमें क्या मिलेगा, 60 मिलीमोल से ज़्यादा का आपको सोडियम क्लोराइड आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा CFTR जीन की म्यूटेशन वगैरह करा लोगे, क्लियर। और इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम, GIT सिम्टम देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी में क्रॉनिक कफ होती है, रिकरेंट नमूनिया होता है, खासतौर पर स्टाफिलोकोकस ऑरियस, इनिशियली स्टाफिलोकोकस ऑरियस से और बाद में सूडोमोनास एरुजिनोसा से। नेजल पॉलिप होते हैं, क्रॉनिक पैन साइनोसाइटिस आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होती है, मेकोनियम आइलेस आपको देखने को मिलता है, पेनक्रियाटाइटिस और रेक्टल प्रोलैप्स आपको देखने को मिलते हैं। विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तो इजी ब्रूजिंग होती है, म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, ग्रीजी स्टूल होते हैं, डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम आपको देखने को मिलता है, मेकोनियम आइलेस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, एक ड्रग इस्तेमाल करते हैं आइवा कैप्टो, जो कि CFTR के लेवल को बढ़ा देती होती है, क्लियर। इसके अलावा वैक्सीनेशन ले लोगे आप निमोकोकल इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, चेस्ट की फिजियोथेरापी करा लोगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम की सप्लीमेंट ले लोगे, फैट सॉल्युबल विटामिन की सप्लीमेंट ले लोगे, एंटीबायोटिक ले लोगे स्टाफिलोकोकस ऑरियस और सूडोमोनास एरुजिनोसा के खिलाफ है। इसके अलावा एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर ले लोगे, हाइपरटोनिक सलाइन इस्तेमाल कर लोगे, क्लियर। रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन DNAs वगैरह इस्तेमाल कर लोगे, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर लोगे। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द नमूनिया विद रैपिड डिटोरिएशन ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, उसको न्यूमैटोसील है, न्यूमैटोसील और पल्मोनरी एब्सेस दोनों स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद है कि 23 ईयर ओल्ड बॉय इतना बड़ा हो गया, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 1 डे है, ओके, उसको ब्रोंकियल अस्थमा की भी हिस्ट्री है, चाइल्ड ब्लू है, गैस्पिंग है और अनरिस्पॉन्सिव है, ओके, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो बेस्ट क्या होगा, आप देखो गैस्पिंग भी है, साइनोसिस भी हुई है, तो आपने क्या करना है, 100% ऑक्सीजन देनी है बाय द मास्क, ठीक हो गया, ओके, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं, पॉजिटिव एजेंट ऑफ नमूनिया इन द 2 ईयर ओल्ड बॉय। ओके, 2 ईयर ओल्ड बॉय में क्या होता है, निमोकोकस होता है। अगर न्यू बॉर्न होता है तो हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई, उसके अलावा इकोलाई आ जाता है। इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, तो एस्थमा की जो इंस्टेंट मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले आपने ब्रोंकोडायलेटर देना होता है, साल्ब्यूटामोल साबा देना होता है, क्लियर। एनी जनरल डेंजर साइन, तो जो डेंजर साइन होते हैं, जब भी डेंजर साइन आ जाए आपने सीवियर निमोनिया लेवल करना होता है। निमोनिया की आपने अच्छे से ग्रेडिंग वगैरह पढ़नी है, ओके। अगर सिर्फ किसी पेशेंट को कफ है, ओके, सिर्फ कफ है और कोल्ड के सिम्टम आ रही है तो वो नो नमूनिया होता है, क्लियर।
मतलब इसको कोई नमूनिया नहीं है। और अगर कफ के साथ टेकिपनिया है या फिर चेस्ट की इंट्राइंग है तो आपने जाना नमूनिया के अंदर, ठीक हो गया। जो टेकिपनिया लेबल करने के लिए न्यू बॉर्न में 60 है, इन्फेंट में 50 है, दो साल से लेकर 5 साल तक आपका होता है, लाइक आपका आ जाएगा 40 तक होता है, और 5 साल से ऊपर वाले में 30, ये इसका कट मार्क होता है फॉर लिविंग टेकिपनिया, ठीक हो गया। तो नमूनिया वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लेना होता है। अब डेंजर साइन क्या होते हैं, अगर कोई बच्चा नॉट एबल टू ड्रिंक है, ओके, यानी ड्रिंक नहीं कर पा रहा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा, ओके, इसके अलावा वॉमिट कर रहा है हर चीज़ को, कन्वलियन है, लेथार्जी है, अनकॉन्शियस है, कन्वलियन, लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, नॉट एबल टू ड्रिंक और ईट, तो इसको बोलते होते हैं, या स्ट्राइडर है, तो ये डेंजर साइन होते हैं। जब भी कोई डेंजर साइन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने फर्स्ट ड्रग देनी है, आपने फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होती है आपकी, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन होती है, आपने ये देनी है, आईवी देनी है, और हमेशा आपने रेफर करना है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर क्या, 1 सेकंड, आपने एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन देनी होती है, एयरवे को मैनेज करना होता है, फीवर को मैनेज करना होता है, फॉलो अप आपका 5 डेज में होता है, क्लियर। अगर सिंपल नमूनिया होता है तो आपने ओरल अमोक्सिलिन 5 दिन तक देनी होती है और 3 दिन में आपने फॉलो अप करना होता है। अगर सिंपल नमूनिया कोई नमूनिया नहीं है, कोल्ड है, तो आपने होम केयर करनी होती है, थ्रोट सूथिंग एजेंट देने हैं ताकि कफ को रिलीव कर ले, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा अगर वीजिंग है तो आपने ब्रोंकोडायलेटर देनी होती है, थ्रोट क्लियरिंग एजेंट आपने देनी है। अगर कफ 14 डेज से ज़्यादा किया तो आपने टीबी और एस्थमा की असेसमेंट करनी होती है, और फॉलो अप 5 दिन में होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन का मसला हो गया। जबकि जो टाइप 1 के अंदर क्या होता है, CO2 डिक्रीज हो जाती है। कोरिलेशन ऑफ एस्थमा, तो एस्थमा होता है दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होता है, लाइक एक्जिमा हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा क्या है, एस्थमा के अंदर आपने नेबुलाइजेशन करनी है विद साल्ब्यूटामोल, अगर कोई इमरजेंसी वगैरह में आ गया। एक्यूट सीवियर अस्थमा में करते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इन न्यूनेट्स, तो नमोनिया, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, तो वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। पेशेंट जिसको हाई ग्रेड फीवर है, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर फीडिंग है, तो तब एक्यूट एपिग्लोटाइटिस नहीं बन सकता, तब ये ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला है, और इसमें कोई फीवर वगैरह भी नहीं दिया, वो तो मैंने खुद ऐड कर दिया था। रेक्टल प्रोलैप्स और क्लबिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमैटोसिल स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट ड्यू टू रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो आपने क्या करना है, रिससिटेशन स्टार्ट करनी होती है, पीडियाट्रिक रिससिटेशन स्टार्ट करनी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिटोलॉजी में लिखा हुआ है, ओके। तो इसको हम, चलो मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ रिससिटेशन में क्या होता है। अगर जब भी हार्ट रेट अगर 100 से कम होता है तो आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है, बैग एंड मास वेंटिलेशन देनी होती है। अगर हार्ट रेट 100 से कम है तो आपने क्या करनी है, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करनी होती है। फॉर एग्जांपल मास की रिपोजिशनिंग करनी है, ओके, मास की रीएडजस्टमेंट करनी है, रिपोजिशनिंग करनी होती है, सक्शन करना होता है, माउथ को ओपन करना होता है, क्लियर। MR सोपा कहते हैं। ए से क्या, पी से क्या होगा, प्रेशर को आपने मेंटेन करना होता है, और अल्टरनेटिव एयरवे आपने क्रिएट करनी होती है। अगर उससे भी फायदा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, हार्ट रेट को देखना। अगर हार्ट रेट 60 से कम हो जाए तो आपने चेस्ट की कंप्रेशन करनी है। अगर उससे मजीद हार्ट रेट 60 से कम हो, नहीं इंप्रूव हो रहा, तो आपकी एपिनेफ्रिन देनी होती है। 0.1 से लेकर 0.3 मिलीलीटर पर केजी होता है, 1 in 10,000 होता है, और अम्बिलिकल वेन के थ्रू देते होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव साइन ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम क्या होता है, हार्ट रेट का बढ़ जाना होता है, और जो करेक्ट सक्शनिंग होती है वो माउथ से और फिर नोज के थ्रू होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, ओके, लाइक चाइल्ड है जो कि गार्डन में खेल रहा था, पोलन की एलर्जी थी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग है, तो अपने स्टेटस एस्थमेटिकस का क्या मैनेजमेंट होता है, नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ न्यूमैटोसिल स्टेफिलोकोकस ऑरियस होती है। कफ विद रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी या फीवर, हाई ग्रेड ऑफ बायलैटरल वीज, हाई ग्रेड तो नहीं, लो ग्रेड है, ओके। रट्टा मार लेना, अगर किसी को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में कन्वर्ट हो गया, ओके। इसके साथ आपको वीजिंग है और क्रैकल्स आपको देखने को मिलते हैं। बायलैटरल वीजिंग है तो ये ब्रोंकियोलाइटिस में देखने को मिलती है। ऑडिबल हार्श साउंड, तो ये स्ट्राइडर होती है, जो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, ये तो आपको देखने को मिलता है ग्रुप में। स्ट्राइडर क्या होता है, नॉइजी ब्रीदिंग को बोलते हैं। बाउट्स ऑफ कफ है और बार्किंग कफ है, बाउट्स ऑफ कफ है और बार्किंग कफ है और स्ट्राइडर है, तो एक ग्रुप हो जाएगा। अगर बाउट्स ऑफ कफ होता है, पोस्ट वॉमिटिंग होती है, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होता है, लिम्फोसाइटोसिस का लेवल ज़्यादा होता है तो वो पर्ट्यूसिस होता है, पर्ट्यूसिस में मैक्रोलाइट्स देते हैं। बार्किंग कफ है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, ओके। तो ये एक्यूट लेनिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, जिसको क्रूप कहते होते हैं, किसकी वजह से होता है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। जबकि ब्रोंकियोलाइटिस किससे होता है, रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से होता है। और ब्रोंकियोलाइटिस का क्या मैनेजमेंट होता है, ब्रोंकियोलाइटिस में इनिशियली आपने क्या करना होता है, ऑक्सीजन की एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है, क्लियर। ऑक्सीजन की एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी होती है ब्रोंकियोलाइटिस में। कोल्ड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दोगे, एनजी फीडिंग करोगे, सक्शनिंग करोगे सिक्रेशन की, प्रोपर पोजीशन है, आईवी फ्लूइड्स दोगे, एपिनेफ्रिन की नेबुलाइजेशन दे दोगे, और अगर सीवियर केस है तो आपने मिमोनिक के हार, एच से हिलियोक्स दे दोगे, ए से एंटीबायोटिक और आर से रिबाविरिन, ये आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कैरोसिन ऑयल, तो कैरोसिन ऑयल में आपने एबीसी को मेंटेन करना होता है। रट्टा मार लेना, कैरोसिन ऑयल में या हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में कभी भी गैस्ट्रिक लिवाज आपने नहीं करना होता, वॉमिटिंग को कभी भी आपने इंड्यूस नहीं कराना होता। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके, आपको एस्पायरेशन, निमोनिया, निमोनाइटिस, एम्फीसीमा, ये आपको देखने को मिलता होता है। और आपका क्या प्रिवेंशन होता है, कोई भी पॉइजनस मटेरियल है आपने इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना होता है। लेफ्ट ओवर मेडिसिन को डिस्कार्ड कर देना है। केमिकल्स को, पॉइजन को अपने स्टोर नहीं करना होता। चाइल्ड प्रूफ
कंटेनर्स आपने इस्तेमाल करने हैं और बच्चों को आपने निगरानी करनी है कि कहाँ पे खेल रहे हैं। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में, इसके अलावा एक और कंडीशन में भी देखने को मिलता है ट्रैकियोसेफेकल फिस्टुला में। ओके, डायग्नोसिस ऑफ हाइली मेम्ब्रेन डिजीज, तो आप क्या करा लेते हैं, एक्सरे एयर ब्रोंकोग्राम करा लेते होते हैं। अब यहाँ पर ये तो न्यूनेटोलॉजी का टॉपिक है आरडीएस, लेकिन चलो दे दिया। चलो आरडीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। आरडीएस में ना क्या होता है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होता है। मैक्सिमम सर्फेक्टेंट 34 वीक्स पे आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब इसके रिस्क फैक्टर में प्री मेच्योरिटी है या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, प्रीटर बेबी होता है, टेकिपनिया होता है, चेस्ट वाल की रिट्रैक्शन होता है, ग्रंटिंग होती है, नेजल फ्लेयरिंग होती है, और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, निमोनिक है, आईबीपी, आई से इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है, बी से ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया होता है जिसको क्रोनिक लंग डिजीज कहते होते हैं। क्लियर। और इसके अलावा पी से क्या हो जाएगा, पीडी है और निमोथोरेक्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसके डायग्नोसिस कैसे बनाते होते हैं, एक्सरे एयर ब्रोंकोग्राम कराते होते हैं। इसमें क्या होगा, आपको डिफ्यूज एटिलेक्ट्रिसिस मिलेगा, वाइट आउट लंग होती है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, क्या मैनेजमेंट होती है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी होती है, सी पैप देना होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन आपने करनी होती है और लास्ट में आपने एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट देने होते हैं। इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, आपने डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन के स्टेरॉइड माँ को दे देने हैं। इसकी बात है कि अगर रेस्ट आईजी का लेवल है तो एस्थमा आ जाएगा। क्लियर है, तो डिस्कस हो गया। बार्किंग का इंस्पायरेटरी स्टाइडर है। नेक एक्सरे पे आपको नेक एक्सरे में सब क्लोटिक स्टेनोसिस है जिसको स्टीपल साइन कहते हैं, तो एक ग्रुप में देखने को मिलता है। क्लियर। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या होता है, ग्रुप का इंट्रामस्कुलर डेक्सामेथासोन देते होते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, निबुलाइज एपिनेफ्रिन देनी होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमेटोसील और पल्मोनरी एब्सेस दोनों स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। न्यू नेट में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया होता है वो क्या होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ओके, इसके बाद वाले केस में लाइक 5-6 साल तक आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है और इसके बाद 6 साल से ऊपर वालों में माइकोप्लाज्मा ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा क्या है, नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल, ट्रोलिंग ऑफ सलाइवा विद टॉक्सिक लुक आपको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिलती है। डोंट कंफ्यूज विद ट्रैकियोसेफेकल फिस्टुला। ट्रैकियोसेफेकल फिस्टुला में क्या होता है, सलाइवा की ड्रोलिंग होती है और पोस्ट फीडिंग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कार्डियोलॉजी और हेमाटोलॉजी वाला है। आई थिंक दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन। कहाँ चला गया। ओके, इसमें हिमा के भी एमसीक्यू डाले हुए हैं और इसमें ना काफ़ी सारी मिस्टेक्स है इस वाले सेक्शन पे, तो इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। ओके, कार्डियोलॉजी और हीमाटोलॉजी वाला सेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सबसे पहले 5 ईयर ओल्ड बॉय है प्रेजेंट विद अ जॉइंट स्वेलिंग आफ्टर द माइनर ट्रॉमा। ओके, जॉइंट स्वेलिंग है आफ्टर द माइनर ट्रॉमा, तो जॉइंट में और मसल में जो हीमाटोमास होते हैं ये आपको हीमोफिलिया में देखने को मिलती है। मदर गिव्स हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ओके फ्रॉम द सर्कमसियन साइड। अब सर्कमसियन साइड से ब्लीडिंग काफ़ी प्रोलॉन्ग है। प्लेटिलेट का देखो, प्लेटिलेट का काउंट क्या है, 17,000 है, यानी प्लेटिलेट तो बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल पड़े हुए हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, 10 सेकंड है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या हुआ है, 10 सेकंड है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो ऑलमोस्ट। लेकिन आप एपीटीटी टाइम को देखोगे, एपीटीटी टाइम क्या हुआ है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। क्लियर। तो पहले आपको नॉर्मल वैल्यूज वगैरह पता होने चाहिए कि ऑलमोस्ट 30 सेकंड तक होता है ये नॉर्मल तक। ओके, यानी एपीटीटी टाइम बड़ा हुआ है। ओके, जॉइंट स्वेलिंग है आफ्टर द माइनर ट्रॉमा और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसियन साइड है। आई थिंक द बेस्ट आंसर शुड बी, इसने लिखा हुआ वॉन विलिब्रेंट डिजीज। ओके, आई थिंक द बेस्ट आंसर शुड बी हीमोफिलिया ए। ओके, हीमोफिलिया ए होना चाहिए। ओके, क्योंकि ना जो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में क्या होता है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ के अंदर आपको जो होते हैं ना क्लासिकल एपिस्टेक्सिस होता है, मिनोरेजिया होता है, ब्रूसिंग होती है, ब्लीडिंग छोटे मोटे ऑपरेशन के बाद होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा ये आपको देखने को मिलती है। लेकिन जॉइंट में ब्लीडिंग होना ओके और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होना ऑपरेशन सर्जरीज के बाद, तो ये आपको हीमोफिलिया में ज़्यादा देखने को मिलता होता है और एपीटीटी टाइम भी खराब हुआ है। तो वैसे तो वो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फीवर है, ब्रूजेज है फॉर द लास्ट 2 वीक्स है। एग्जामिनेशन में पता लगा कि वो पेन है लेकिन कोई लिम्फेडिनोपैथी, कोई विसरोमेगाली नहीं है और यानी फीवर है और ब्रूसिस है। डेट मीन्स क्या है, डब्ल्यूबीसी कम है, प्लेटलेट कम है, आरबीसी कम है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस है। प्लास्टिक एनीमिया में आप क्या कराते होते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन वगैरह कराते होते हैं। ठीक हो गया। आप ये प्लास्टिक एनीमिया की क्या काज होती है, प्लास्टिक एनीमिया की काजेस को 2 में डिवाइड करना है, एक्वायर्ड और कंजेनिटल होता है। जो कंजेनिटल काज में फैनकोनिस एनीमिया होता है, फैनकोनिस एनीमिया में डीएनए रिपेयर का डिफेक्ट होता है, इसमें आपको पैनसाइटोपिनिया, हाइपोप्लास्टिक थंब होता है और एब्नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके दूसरे कॉजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आउटोम्यून हो सकते हैं, लाइक कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल, एंटी मलेरिया ड्रग, फिनाइलब्यूटाजोन की वजह से हो सकते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड की वजह से हो सकती है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, पैरवो वायरस की वजह से हो सकता है, B19 एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो सकता है, HIV की वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। क्या मैनेजमेंट होती है प्लास्टिक एनीमिया की, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, बोन मैरो बायोप्सी होती है, बोन मैरो हाइपर सेलुलर होती है और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको फैट सेल्स आपको देखने को मिलते हैं बोन मैरो में। ट्रीटमेंट क्या होता है, 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है, सपोर्टिव और स्पेसिफिक। सपोर्टिव में एनीमिया को ठीक करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लीडिंग के लिए प्लेटलेट्स और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स है, और न्यूट्रोपीनिया के लिए आप GCSF भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन देनी होती है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या देना है, एंटीथाइमोसाइड ग्लोबुलिन और साइक्लोस्पोरिन देनी होती है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 मंथ ओल्ड चाइल्ड है जो कि रूटीन केयर के लिए आया है
ठीक हो गया। शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर है और सॉफ्ट S2 साउंड हो गया है। ओके, तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो यह क्या होगा? आप देखो ना, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है जो कि रूटीन केयर पे आपको पता लगी है। यहाँ पे लिखा हुआ VSD। अब VSD में आपको शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर तो नहीं मिल सकता आपको। VSD में तो आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बर्ज पे आपको देखने को मिलता है। और S2 सॉफ्ट हुई है। S2 सॉफ्ट होने का मतलब है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस इस तरह का कोई चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? VSD तो कभी भी नहीं हो सकता, तो EST या पल्मोनरी स्टेनोसिस में से होगा। लेकिन पल्मोनरी स्टेनोसिस कुछ ना कुछ तो साइन सिम्टम करवाता है, ये तो रूटीन केयर के साथ आया। तो आई थिंक द बेस्ट आंसर शुड बी EST, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। ओके, इसमें आपको मर्मर जो होता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, और ये आपको लेफ्ट सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। बाकी और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता होता। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स और लिप है, साइनोसिस है, क्लबिंग है, शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट अपर एज है। ओके, ठीक हो गया। 2 साल का, तो डायग्नोस क्या होगा? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है? सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलती है। ओके, बेबी स्क्वाटिंग पोजीशन को अटेन करता होता है। क्यों स्क्वाट करता होता है? क्योंकि इससे क्या होता है? सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, और जो सिस्टमिक वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इन शॉर्ट सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होगा? लेफ्ट हार्ट का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट के स्क्वाट पोजीशन की वजह से सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और राइट टू लेफ्ट शंटिंग कम हो जाती है। जिसमें आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको क्या देखने को मिलता है? क्लबिंग होती है, पॉलीसाइथीमिया होता है। ओके, S2 सिंगल होती है, पल्मोनरी कंपोनेंट गायब हो जाता है, इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है जो कि पल्मोनरी स्टेनोसिस पे होता है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है। एक्सरे करा लोगे, बूट शेप हार्ट होता है। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर 4 चीज़ें होती है। आपको पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, प्रोग्रेसिव इन्फंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, ओवर राइटिंग अयोर्टा होता है, VSD आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको देखने को मिलती है वो है paroxysmal हाइपरसाइनोटिक अटैक, जिनको टेट स्पेल या हाइपॉक्सिक या ब्लू स्पेल कहते हैं। 2 साल से नीचे वालों में देखने को मिलते हैं। हाइपर एपनिक या रेस्टलेस चाइल्ड होता है, साइनोसिस बढ़ रहा होगा, गैस्मिक रेस्पिरेशन होगी, सिनकोपी होती है। क्लियर? और ये जो अटैक्स होते हैं ये आपको मॉर्निंग टाइम पे देखने को मिलते हैं या फिर क्राइंग पोजीशन में देखने को मिलते होते हैं जब वो रो रहा होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये प्रोक्सिमल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो इसकी जो मैनेजमेंट होती है, एक इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है अटैक्स की, उसका निमोनिक होता है MOBS। एम से क्या होता है? मॉर्फिन आपने देनी होती है। ओके, ओ से क्या होगा? ओ से ऑक्सीजन थेरापी है, 100% है। बी से क्या होगा? बीटा ब्लॉकर आपने देना, प्रोपेनोलोल आपने देना होता है। एस से क्या होगा? सोडा बाइकार्बोनेट है। क्लियर? और लास्ट में क्या आपने बच्चे को ना नी चेस्ट पोजीशन में लिटा देना ताकि सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाए और राइट टू लेफ्ट शंटिंग कम हो जाए। ओके, और इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? पूरी कार्डियोलॉजी के अंदर आपने 3 इन्वेस्टिगेशन करानी है, एक्सरे, ECG, इकोकार्डियोग्राफी है। CBC करा लोगे आपको पॉलीसाइथीमिया मिलेगा, ये रिलेटिव अनीमिया भी हो सकता है। एक्सरे चेस्ट करा लोगे, एक्सरे चेस्ट में आपको क्या मिलता होता है? ओके, बूट शेप हार्ट होता है। क्लियर? और पल्मो और ओलिगेमिक लंग फील्ड्स देखने को मिलती है, राइट साइडेड अयोर्टिक आर्च होता है। बूट शेप हार्ट का कैसे डिस्क्राइब करेगा? लेफ्टेड एपेक्स होती है, कॉन्केविटी पल्मोनरी सेगमेंट में देखने को मिलती है। ECG पे क्या होता है? राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है। इकोकार्डियोग्राफी डायग्नोस्टिक होती है। क्लियर? और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ओके, नहीं, ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन। मैनेजमेंट क्या होती है? इमरजेंसी मैनेजमेंट पे आपको बता दिया, MOBS, M से मॉर्फिन, O से ऑक्सीजन, B से बीटा ब्लॉकर, S से सोडा बाइकार्बोनेट है। और क्या होगा? नी चेस्ट पोजीशन है। और जो सर्जरी होती है, सर्जरी आपने 3 महीनों से लेकर 2 साल तक आपने करानी होती है। सर्जरी 2 तरह की होती है, पेलिएटिव और करेक्टिव होती है। जो पेलिएटिव होती है वो BT शंट होता है, ब्लॉक टॉसिक शंट होता है। ब्लॉक टॉसिक शंट क्या होता है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देता होता है। इसके अलावा एक करेक्टिव सर्जरी होती है जो कि आपने 3 महीनों से लेकर 2 साल में करनी है। उसमें क्या होता है? VSD को क्लोज करते होते हैं, राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो को रीसेट कर देते होते हैं और आप एरिया को लार्ज कर देते हैं विद अ पैच। रट्टा मार लेना कि 2 साल से नीचे एक और भी सर्जरी होती है वो VSD की है, जबकि PDA की सर्जरी 1 साल से पहले कर देते हैं। और हाइपोक्सिक स्पेल की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? आपको 2 साल से नीचे वाले बच्चों में आपको सेरिब्रोवास्कुलर सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है ड्यू टू सेकेंडरी हाइपोक्सीमिया और अनीमिया। 2 साल से ऊपर वालों में ब्रेन एब्सेस होता है। ब्रेन एब्सेस में फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, क्रेनियल पाल्सी होती है ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंट है। इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है ड्यू टू persistent hypoxemia, relative anemia हो सकता है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फेलियर टू थ्राइव हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशन। ओके, और साइकोसोशल प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, क्लियर? ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सा है तो वो VSD है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सा है? न्यू नेट में होता है TG है, जबकि ओवरऑल कौन सा होता है? टेट्रोलॉजी और फैलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 मंथ ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, फीडिंग डिफिकल्टी है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फीडिंग डिफिकल्टी है। न्यू बॉर्न का एक ही काम है, वो है रोटी खाना, लेकिन अगर रोटी नहीं खा रहा इसका मतलब है उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की फाइंडिंग हो रही है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस चैप्टर में 3 जगह पे आएगा। नंबर 1 VSD, नंबर 2 PDA और नंबर 3 आपने रट्टा मार लेना मायोकार्डाइटिस में। ठीक है, अगर आप हार्ट रेट देखोगे सही है, पैन सिस्टोलिक मर्मर लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे है, तो ये क्या होता है? ये VSD होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। क्लियर? ठीक हो गया? ओके,
अब वीएसटी के बारे में बातें बता देता हूँ। वीएसटी दो जगह का हो सकता है, एक तो इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्रामस्कुलर। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? इंट्रामेम्ब्रेनस होता है। अगर छोटा वीएसटी है तो इसमें आपको मर्मर मिलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता। पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। अगर मॉडरेट टू लार्ज वीएसटी है, फीडिंग डिफिकल्टी होता है, सक करेगा, रेस्ट करेगा, फिर सक करेगा, ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। डिस्ने ऑन एक्सर्शन होता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की फाइंडिंग होती है, लाउड P2 आपको देखने को मिलता है, और पैनसिस्टोलिक मर्मर आपको देखने को मिलता है लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया पर। लाउड P2 क्या इंडिकेट करता होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाती है वीएसडी। वीएसडी में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? वंस अगेन क्या है? एक्सरे, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, 2D इको इसकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। ओके, और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? अब रट्टा मालिनस में क्या होता है? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है। इसके अलावा पल्मोनरी एडीमा की वजह से रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और तमाम लेफ्ट टू राइट शंट होते हैं वो राइट टू लेफ्ट शंट पे कन्वर्ट हो सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा के, ईसन मैंगल सिंड्रोम करवा के। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? मेडिकल एंड सर्जिकल है। मेडिकल में अपने डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक, एस इनहिबिटर आपने इस्तेमाल करनी होती है, और सर्जरी के अंदर सर्जरी अपने 2 साल से पहले करानी होती है। ओपन सर्जिकल क्लोजर आपने करना होता है। ओके, और डिवाइस से क्लोज करोगे। डिवाइस आप कैसे इंसर्ट करोगे? ट्रांसकैथेटर वाया फेमरल और जुगुलर वीनस। ठीक हो गया। ओके, तो ओपन सर्जिकल पैच रिपेयर कर सकते हैं 2 साल से पहले, या डिवाइस के जरिए क्लोज कर सकते हैं। ओके, लाइक ट्रांसकैथेटर वाया फेमरल या जुगुलर वीनस, या पल्मोनरी आर्टरी की बैंडिंग भी कर सकते हैं अगर कोई लार्ज वीएसडी है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन अ 1 ईयर ओल्ड हीमोफीलिया चाइल्ड है। ओके, हीमोफीलिया में क्या एब्नॉर्मलिटी आपको देखने को मिलती होती है? आपको एब्नॉर्मल मिलता है आपको, लाइक एपीटीटी टाइम एब्नॉर्मल देखने को मिलता है, क्लॉटिंग टाइम आपको एब्नॉर्मल देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। ओके, हीमोफीलिया आपका, हीमोफीलिया ए ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक हो गया। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। क्लियर, और इसमें और क्या होता है? इसमें आपको मसल में, जॉइंट्स में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में हीमाटोमा आपको देखने को मिलता है, हीमार्थरोसिस होता है, एपीटीटी बढ़ जाता होता है। क्लियर, इसका मैनेजमेंट क्या होता है? डेस्माप्रेसिन देना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना होता है, एंटीफिब्रिनोलिटिक देते हैं इनिशियली, और मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? फैक्टर 8 की कंसेंट्रेट दे दोगे। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं 1 ईयर ओल्ड बॉय जिसको अनीमिया और सप्लीनोमेगाली है, अनीमिया सप्लीनोमेगाली है उसके। ओके, ठीक हो गया, और उसके भाई को भी सिमिलर कंप्लेन है और बहुत सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रही है, तो डायग्नोस किया थैलासीमिया। थैलासीमिया में आपने क्या करानी होती है? एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी होती है, तो बीटा थैलासीमिया का सिनेरियो बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर चलते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ थैलासीमिया इन अ न्यूली डायग्नोस्ड चाइल्ड है, योर एम ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? हमने एचबी को क्या करना? 9 से ऊपर आपने रखना होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने आयरन ओवरलोड भी नहीं आने देना, अदरवाइज आयरन ओवरलोड की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में देखने को मिलता है। जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है कौन सी मदर में देखने को मिलता है? ओके, लाइक अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे रहती है, या अगर बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ है, या रुबेला का इन्फेक्शन है, उस केस में आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिलता है। अगर कोई लार्ज पीडीए होगा तो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर देखने को मिलेगा, 6 से लेकर 8 हफ्ते के होगा, डिस्निया होगा, फ्रीक्वेंट चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, लाउड P2 होता है, कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। क्लियर, ठीक हो गया। और जब आप एक्सरे करा लोगे, एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा? एक्सरे के अंदर आपको डबल कॉन्टूर मिलेगा राइट हार्ट बॉर्डर का। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की वजह से। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या देना है? आईवी एंडोमेथासिन या इबुप्रोफेन देते हैं, 3 डोज देते हैं 8 से लेकर 12 घंटों के फासले के ऊपर। और सर्जरी के अंदर क्या है? लाइगेशन एंड डिवीजन ऑफ डक्टस, वन सेकंड 1 साल से पहले करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द प्रीकॉर्डियम है, इन द प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, आपको सिस्टोलिक मर्मर मिला एट द एपेक्स जो कि एक्सिला पे रेडिएट कर रहा है। ओके, ठीक हो गया। पैन सिस्टोलिक मर्मर जो कि एक्सिला पे रेडिएट कर रहा है एपेक्स पे, तो क्या होता है? माइट्रल रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। इसमें आपको सॉफ्ट एसवर देखने को मिलती है, एसोसिएटेड राइट रोमैटिक फीवर भी आपको देखने को मिल सकता है। इन 6 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको फीवर है, आर्थराइटिस और कार्डाइटिस और रोमैटिक फीवर आपने डायग्नोस किया, तो आप कल्चर किसका मंगवा लोगे? रोमैटिक फीवर किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये हो गया रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर में रट्टा मार लेना कि रोमैटिक फीवर हमेशा ना थ्रोट के इन्फेक्शन के बाद होता है, कभी भी स्किन के इन्फेक्शन के बाद रोमैटिक फीवर नहीं देखने को मिलता होता। रोमैटिक फीवर में क्या होता है? आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिलती है, और 2 से लेकर 10 साल के बाद माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप होती है। क्लियर, और ये कोलेरा से एसोसिएटेड होता है। इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल एज है, फैमिली हिस्ट्री है, इसके अलावा सीजन है, रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, 5 से लेकर 15 वाले में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, और इसको डायग्नोस करने के लिए जोन्स क्राइटेरिया रट्टा मारना है। जोन्स क्राइटेरिया में क्या होता है? 2 मेजर या 1 मेजर, 2 माइनर आपको चाहिए होते हैं, और प्रीवियस एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। क्या एविडेंस होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का? थ्रोट स्वैप कल्चर करा लोगे, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई मिलेगा, या ईएसओ टाइटर करा लोगे, वो आपको एलिवेटेड आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा जो उसका क्राइटेरिया था मेजर और माइनर था, मेजर में क्या होता है? माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोडुलर इरिथेमा मार्जिनेटम, सीडीएनएम कोरिया, और माइनर में क्या होता है? ओके, सीआरपी, आर्थरेल्जिया,
फीवर, ESR बढ़ जाता होता है, क्लियर, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है, एनीमिया ऑफ रूमेटिक फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट पे आपने क्या करना है, बेड रेस्ट करना होता है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी इस्तेमाल करनी है, लाइक बेंजाइल पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन इस्तेमाल करनी है, एस्पिरिन, प्रेडिनिसोलोन इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो लाइक कोरिया के लिए आपने डायजेपाम, हैलोपेरिडोल इस्तेमाल करना है। कार्डाइटिस है तो डायूरेटिक डाइजॉक्सिन देना। और आप सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस कैसे करते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन से, सल्फर डायजिन से या एरिथ्रोमाइसिन से करते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। और इसकी प्रोफाइलैक्सिस का भी टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को रूमेटिक फीवर है तो 5 साल देंगे या 21 साल तक देंगे, जो भी लंबा ड्यूरेशन है। अगर रूमेटिक फीवर के साथ आपको क्या है, लाइक कार्डाइटिस है तो आप 10 साल दोगे या 21 साल तक दोगे, जो भी लंबा है। और अगर आपको वैल्वुलर लीजन भी है तो आप 10 साल तक दोगे या 40 साल तक दोगे, जो भी इनमें से लंबा ड्यूरेशन होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। जो कार्डाइटिस होता है वो दो तरह का होता है, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल। जो सब क्लिनिकल होता है इसमें कोई वेल्वुलाइटिस वाला मरमर नहीं होता, लेकिन इकोकार्डियोग्राफी पॉजिटिव होती है। क्लिनिकल में क्या होता है, मरमर भी होता है, कैरिकॉम्स मरमर होता है एट द अपेक्स, या फिर अयोटा वाली एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें अर्ली डायस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता है। यानी क्लिनिकल कार्डाइटिस में मरमर होता है, सब क्लिनिकल में मरमर नहीं देखने को मिलता होता है। और रट्टा मार लेना, जो कोरिया होता है कभी भी आर्थराइटिस के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक कार्डाइटिस के साथ हो सकता होता है। और जो कार्डाइटिस होता है ना, वो भी जॉइंट के प्रॉब्लम के साथ एग्जिस्ट कभी भी नहीं कर सकता होता है। जो माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्डाइटिस के साथ। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको जोन्स क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल लाइक कंडीशन इन विच नो जोन्स क्राइटेरिया इज फॉलोड, फॉर एग्जांपल कोरिया है, कार्डाइटिस है या रूमेटिक फीवर के रिकरेंस है, ठीक हो गया। इस केस में आपने जोन्स क्राइटेरिया को तो ज़्यादा फॉलो नहीं करना, कोरिया, कार्डाइटिस और रूमेटिक फीवर के केस में, क्लियर। ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2.5 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, जिसके लिए आयरन दे रही है, अर्लीस्ट इंडिकेटर रिस्पॉन्स क्या होगा, इंक्रीज रेटिक्स काउंट हो जाएगा। इंक्रीज रेटिक्स काउंट सबसे पहले अर्लीस्ट आर का रिस्पॉन्स आ जाता होता है। रिगार्डिंग द एक्यूट ITP, ओके, एक्यूट ITP के बारे में क्या बात, ठीक है, ओके। तो ITP में आपको स्पेसिफिक एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है ITP के केस में, ठीक हो गया। ITP क्या होता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा होता है, ओके। एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेटिचिया ब्रूजेस आपको देखने को मिलते हैं, प्लेटलेट का काउंट कम होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, इजी ब्रूजिंग होती है, एपिस्टाइसिस मिनूरिजिया होता है। और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग कब होती है, जब 20,000 से कम हो जाएगा, डेट इज वाई जब 20,000 से कम हो जाएगा तब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। क्या ट्रीटमेंट देती है, प्रेडिनिसोलोन देती होती है, ओके। इसके अलावा आपने और क्या देना होता है, लाइक IVIG और रिटॉक्सिमाब दे दोगे। और थर्ड लाइन में आप क्या ऐड कर लोगे, थर्ड लाइन के अंदर आप स्प्लीनेक्टमी वगैरह करा लोगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको ब्रोसिस लिम्स पे है और एपिस्टेक्सिस है, ओके, ठीक हो गया। प्लेटलेट का काउंट 15,000 है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग और APTT, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम और APTT भी प्रोलॉन्ग है विद ओके, विद द नॉर्मल PT का, तो ये कभी भी वो नहीं हो सकता, ITP नहीं हो सकता। इसमें तो ये ना APTT टाइम भी प्रोलॉन्ग लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या बेस्ट डायग्नोस बनेगा, वॉन विलिब्रेन डिजीज होगा। वॉन विलिब्रेन डिजीज में क्या होता है, वॉन विलिब्रेन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। टाइप 3 इसकी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 2 है इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है, टाइप 1 और टाइप 3 में क्वांटिटेटिव होता है। टाइप 1 क्लासिकल होती है, जो टाइप 3 ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, मोस्ट सीवियर यही होती है। क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, एपिस्टेक्सिस होता है, मिनूरिजिया होता है, ब्लूजिंग होती है, ब्लीडिंग आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन या टॉन्सिलेक्टमी के बाद देखने को मिलती है, या ट्रॉमा के बाद भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है। लैब्स में क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, APTT टाइम भी ज़्यादा होता है, वॉन विलिब्रेन फैक्टर के एंटीजन वगैरह करा लोगे, रिस्टोसिटिन को फैक्टर एक्टिविटी करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन है और वॉन विलिब्रेन फैक्टर की प्रोडक्ट आप ऐड कर लोगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉय जो कि 10 साल के, उसको थैलेसीमिया मेजर डायग्नोस हुआ है, हर महीने उसको ब्लड लगता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। तो मोस्ट लाइकली काज ओके, फॉर द लास्ट 3 मंथ इसको 1 महीने में 3 मरतबा रख रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नॉस ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है। तो व्हाट इज़ द लाइकली कास्ट, इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपरसप्लिनिज्म लिखा हुआ है, उसकी वजह से ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, तो एक कॉम्प्लिकेशन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं, चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओके। एक पेशेंट है जो कि 6 साल का है, अबव 6 ईयर्स का है, ओके। तो प्रोफाइलैक्सिस फॉर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, इसको सोर थ्रोट हुआ है, प्रोफाइलैक्सिस लेनी है, ओके। फॉर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट आपने क्या देनी होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन देना होता है, 1.2 मिलियन देना होता है, 1.2 या 12 लाख तक आपने देना होता है इंट्रामस्कुलर एवरी 28 डेज, या हर महीने आपने देना होता है, ठीक हो गया, ओके। आपने रट्टा मार लेना है। चाइल्ड हैविंग द कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, विथ फिक्स सप्लेटिंग ऑफ वाइट फिक्स सप्लेटिंग ऑफ S2, तो ये कौन सी होती है, ये आपको ESD में देखने को मिलती होती है, ठीक है। ESD को क्या बोलते हैं, एट्रियोसेप्टर डिफेक्ट कहते होते हैं। इसमें आपको शंट मरमर देखने को मिलता है, फ्लो मरमर होता है, क्लियर। अब ESD तीन टाइप का होता है, साइनस विनोसिस डिफेक्ट है, ओस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट और ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट होता है। जो साइनस विनोसिस का डिफेक्ट है हायर सेप्टम का होता है, ओस्टियम सेकेंडम वाला मिडिल सेप्टम का होता है, ओस्टियम प्राइमम लोअर सेप्टम का होता है, क्लियर। ये ESD के पॉइंट्स हो जाती है। वाइट फिक्स सप्लेटिंग होती है, इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर लेफ्ट, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसमें S1 साउंड आपको लाउड देखने को मिलती है, ओके, क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं।
ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर ओस्टियम प्राइमम है तो आपने एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस देनी है, और अगर ओस्टियम सेकेंडम है तो आपने सर्जरी करानी होती है। वो आप डिवाइस से कर सकते हो या फिर सर्जिकल पैड से क्लोज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में पेशेंट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है, हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स होती है 2 साल से नीचे में आपको देखने को मिलते हैं। 9th मंथ ओल्ड बेबी जिसको पैलर है, पेरिफेरल ब्लड सिग्नल में मैक्रोसाइटिक पिक्चर है। मैक्रोसाइटिक का मतलब है MCV 100 से ज़्यादा है, तो ये फोलेट डेफिशिएंसी में या B12 डेफिशिएंसी में या एंटीफोलेट ड्रग की यूज़ की वजह से लाइक 5-फ्लोरोयूरेसिल या मिथोट्रेक्सेट है। इसके बाद मार्क्ड एनीमिया, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस है, तो आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 23 स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ए। तो 5 ईयर ओल्ड है जिसको वन विलिब्रियन डिजीज डायग्नोस हो चुका है, तो कोagulation प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, APTT टाइम भी ज़्यादा होता है, PT नॉर्मल होता है। क्लियर। इसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन केस ऑफ VST अकर्स इन, तो यहाँ पे बेस्ट उसने लिखा हुआ है बर्थ टू 72 आवर्स है। इसके बारे में मुझे कंप्लीट श्योरिटी नहीं है, तो आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा सारा, मुझे किताब ओपन करनी पड़ेगी इसके लिए। VST के लिए जो लाइक इसमें हार्ट फेलियर, अच्छा VST ना 3 टाइप का हो सकता है, स्मॉल, लार्ज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव वाला। ओके, तो स्मॉल वाला होता है ना 0.5 से कम का होता है, मॉडरेट वाला 0.5 से लेकर 1 का होता है, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव वाला क्या होता है? ओके, 1 सेंटीमीटर से ऊपर का आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद है इस केस में जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है एज इट इज़, लेफ्ट टू राइट हैंड फर्स्ट फ्यू वीक्स में होता है। चलो फिर यही कर लेते हैं, फर्स्ट 72 आवर्स में ही कर लेते हैं, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो वीक्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई वीक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। ओके, ट्रू अबाउट टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, तो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में जो स्पेल्स होती है इसमें हाइपोक्सिया, साइनोसिस, क्लबिंग, श्लबिंग आपको देखने को मिल सकती है। माइट्रो रिगर्जिटेशन में पैंस हिस्टोरिक नंबर होता है, सॉफ्ट S1 आपको देखने को मिलती है। माइट्रोस्टेनोसिस ये इस एसोसिएटेड विद माइट्रोस्टेनोसिस एसोसिएटेड विद राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। कैसे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी? माइट्रोस्टेनोसिस की वजह से क्या होता है? पल्मोनरी टीमा होता है, पल्मोनरी टीमा की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर चलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 4 ईयर ओल्ड बॉय जिसको फीवर है, ओके 4 वीक यानी 5 दिन से ज़्यादा का फीवर है, बायलैटरल कंजक्टिवल कंजेशन है, क्रैक, फिशर लिप्स है, रेडरिंग एडिमा ऑफ पाम एंड सोल है, डिस्क्रिमिनेटिव रैश है। तो एक क्लासिकल सिनेरियो है, किसका बनाया हुआ है? कावासाकी का बनाया हुआ है। कावासाकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कावासाकी में का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ना, ओके, तो वो क्या होता है? फीवर 5 दिन से ज़्यादा का चाहिए और क्रीम निमोनिक क्रीम, ठीक हो गया। ओके, तो कावासाकी क्या होता है? मीडियम साइज आर्टरीज का डिफेक्ट होता है, मीडियम मसल वास्कुलाइटिस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज है, लेकिन बच्चों में जो मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस होता है वही नॉन परपरा होता है। ओके, इसके बाद आपका जो होता है यही आ जाता है कावासाकी होता है, जिसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें फीवर 5 दिन का होना चाहिए और साथ में आपको 4 चीज़ें चाहिए। निमोनिक क्रीम, सी से क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस होता है, नॉन प्रूलेंट बायलैटरल कंजक्टिवाइटिस होता है, आर से क्या होता है? रैश होता है, रैश मैक्युलर पेपुलर होता है, डिस्क्रिमिनेटिव रैश होता है। क्लियर। ई से क्या होता है? ई से आपको अरिथीमा देखने को, नहीं ई से क्या होगा? हाँ, ई से आपको अरिथीमा आपको देखने को मिलता होता है। अरिथीमा, अरिथीमा चेंजेस, नहीं नहीं, आर से रैश है, नहीं ई से एडीमा, ई से एडीमा और एरिथीमा और पाम एंड सोल है। ए से एडिनोपैथी होती है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी नॉन सुपरेटिव होती है। एम से म्यूकोजल चेंजेस जिसको स्ट्रॉबेरी टंग वगैरह कहते होते हैं। क्लियर। अगर किसी भी पेशेंट में स्ट्रॉबेरी टंग हो, डिस्क्वेमेटिव रैश हो हैंड्स का और फीट का, तो अपने अगली चीज़ देखनी है लिप्स को। अगर लिप्स क्रैक्ड है और फिशर्ड है तो वह कावासाकी है, अगर लिप्स क्रैकिंग नहीं है तो वह स्कारलेट फीवर है। यानी स्कारलेट फीवर में भी स्ट्रॉबेरी टंग और डिस्क्वेमेटिव रैश आपको देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है कावासाकी का? कावासाकी का ट्रीटमेंट होता है कि आपने IVIG देना है, एस्प्रिन वगैरह देना, और स्टीरॉयड वगैरह देने होते हैं, लेकिन IVIG और आपने एस्प्रिन वगैरह आपने देनी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। जिसके 3 फेज होते हैं, फेज 1 को एक्यूट कहते हैं, फेज 2 को सब एक्यूट, और फेज 3 को कन्वालिसेंट फेज कहते होते हैं। क्लियर। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? कॉम्प्लिकेशन में कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अगर थैलासीमिया कैरियर्स है पेरेंट्स, तो कितने % ट्रांसमिशन के चांसेस है? तो वो क्या होते हैं? 25% तक होते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज क्या होता है? वो VST होता है। क्लियर। मोस्ट कॉमन एनीमिया, तो मोस्ट कॉमन एनीमिया आपको देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में आपको देखने को मिलती है। ओके, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न यानी न्यूबॉर्न में क्या हो रहा है? आपको ब्लीडिंग श्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में चंद बातें देख लेते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। क्लियर। तो एक बात रट्टा मान लेना कि ब्रेस्ट मिल्क है ना, इसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन के नहीं होता, विटामिन के नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता। इसमें सिनेरियो ये होता है कि एक बच्चा जो कि घर पे डिलीवर हुआ है, दाई ने डिलीवर किया, दैट इज़ वाई विटामिन के नहीं लगा होगा। ब्लडी स्टूल है और पर्पर आना शुरू हो गया, ठीक हो गया, पर्परा ब्लडी स्टूल आना शुरू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन साइड से भी निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता होता है, क्योंकि विटामिन के ना 2 के साथ 9-10 इन क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलता होता है। अब इनकी विटामिन के की डेफिशिएंसी क्यों होती है? नंबर 1, ओके, अगर मदर में विटामिन के की डेफिशिएंसी है, बेबी में भी होगी। नंबर 2, इमेच्योरिटी ऑफ न्यू
बॉर्न लीवर। नंबर 3, अगर बैक्टीरियल फ्लोरा नहीं होता तो उसकी वजह से भी विटामिन के नहीं होता। नंबर 4, ब्रेस्ट फीडिंग में भी विटामिन के की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा आप इसकी etiology को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अर्ली ऑनसेट, क्लासिकल और लेट ऑनसेट। जो अर्ली ऑनसेट होता है ये मैटरनल ड्रग एब्यूज़ की वजह से हो सकता है, लाइक फिनोबार्बिटन, फेनिटोइन, रिफेम्पिन, आइसोनियाज़ाइड है। जो क्लासिकल डिजीज़ है वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है या विटामिन के की प्रोफाइलैक्सिस नहीं लगाई गई। और लेट ऑनसेट वाला ये आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में, हेपेटाइटिस में या प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी में आपको देखने को मिलता है। क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं? ब्लीडिंग जीआईटी से होती है, लाइक ब्लडी स्टूल होती है, हेमाटोमेसिस होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाचूरिया होता है, ब्लीडिंग अम्बिलिकल कॉर्ड से या सिरकमसियन साइड से हो सकती है, स्काल्प से हो सकती है जिसको सैफ्लोहेमाटोमा कहते हैं। जो इसमें रट्टा मार लेना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम सारे प्रोलॉन्ग होते हैं। क्लियर, फैक्टर 2 के साथ 9-10 ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, और इसका जो डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करोगे आप ना, जो मोनोकार्बोक्सिलेटेड प्रोटीन है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करोगे। ओके, मोनोकार्बोक्सिलेटेड प्रोटीन इन विटामिन के एब्सेंस, ठीक हो गया, इन द प्लाज्मा, और इसकी इंप्रूवमेंट फॉलोइंग द ट्रीटमेंट विद विटामिन के। तो डी कार्बोक्सिलेटेड प्रोटीन इसको आपने देखना होता है, इसको मेजर करना होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, इसका ट्रीटमेंट है 1 से लेकर 5 मिलीग्राम आईवी आपने क्या देना होता है, आईवी या इंट्रामस्कुलर, नहीं आईवी आपने देना है विटामिन के। इंट्रामस्कुलर अवॉइड करना इन केस ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, ठीक हो गया। ओके, अगर कोई सीरियस ब्लीडिंग हो रही है तो आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना होता है या फिर होल ब्लड दे सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। प्रिवेंशन कैसे करोगे? जो भी कोई न्यू बॉर्न है उसको आपने एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 मिलीग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा देना है विटामिन के का। 3 डोजेज लगानी है, एक तो अपने बर्थ के टाइम पर, दूसरा जब डिस्चार्ज आ रहा हो, और इसका तीसरा 2 से लेकर 4 हफ्तों के बाद। तो 3 डोजेज कैसे हुई? एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिस्चार्ज आ रहा हो, और तीसरा 2 से लेकर 4 हफ्तों के बाद। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, कार्डियोमेगैली विद अ नैरो बेस, यानी ओके कार्डियोमेगैली और नैरो बेस है, दैट मींस एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है, एग ऑन साइड अपीयरेंस है। तो ये आपको टीजीए में देखने को मिलती है। अब आपको सारी आपको बता देता हूँ। ओके, कौन कौन से हार्ट डिजीज में क्या क्या आपको फाइंडिंग देखने को मिलती होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट है, टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट में आपको बूट शेप हार्ट आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके अलावा सुप्राकार्डिक है, सुप्राकार्डिक में क्या होता है, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस देखने को मिलती है जिसको स्नोमैन अपीयरेंस कहते हैं। सुप्राकार्डिक टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, इसमें स्नोमैन अपीयरेंस या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होती है। इंफ्राकार्डिक में आपको कर्ली बी लाइंस होती है। बूट शेप हार्ट आपको देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट में। बॉक्स शेप हार्ट एब्स्टीन नॉर्मली में होता है। टीजीए में आपको एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा में फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है, और रिब्स की नॉचिंग आपको देखने को मिलती होती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो ये हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकता है। कैसे प्रिवेंशन करोगे? 3 डोज देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब डिस्चार्ज आ रहा हो, और तीसरा आपने रट्टा मार लेना 2 से लेकर 4 हफ्तों तक, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ शॉर्ट थ्रोट। तो शॉर्ट थ्रोट की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? शॉर्ट थ्रोट की वजह से रूमेटिक फीवर हो सकता है। ओके, 2 हफ्तों के बाद, 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद। मेजर क्राइटेरिया ऑफ रूमेटिक फीवर तो माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोडल इरिथेमा मार्जिनेटा, मस्टिडिन हैमकोरिया होता है। फिक्स सप्लेटिंग ऑफ S2 तो ये AST में देखने को मिलती है। साइनस विनोसिस का, ऑस्टियम प्राइमम का, ऑस्टियो सेकेंडम का हो सकता है। ऑस्टियम प्राइमम में आपने एंडोकार्डाइटिस देना होता है, और ऑस्टियम सेकेंडम में आपने क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करना होता है, डिवाइस से या फिर ओपन से। क्लियर, इसके बाद है कि नेक्स्ट आ जाती है मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होती है? टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्यूरासिमाइड ऑन पीरियड को वगैरह को कम कर देती होती है। क्लियर, इसके बाद मोस्ट कॉमन कार्डिक एनॉमली एसोसिएटेड विद ब्रेन एब्सेस, तो टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट की मैं सारी कॉम्प्लिकेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 साल से नीचे वाला बच्चा है तो इसमें आपको सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलती होती है। वो क्यों होती है? ड्यू टू सेकेंडरी हाइपोक्सीमिया और एनीमिया। ब्रेन एब्सेस क्यों होता है? वो 2 साल से ऊपर वाले में होता है ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंट है। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्यों होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से। पॉलीसाइथीमिया होता है, रिलेटिव एनीमिया होता है, फेलियर टू थ्राइव होता है, और साइकोसोशल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन फॉर 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद 4 ट्रांसफियर इन द लास्ट 4 मंथ है। तो ये क्या है? बीटा थैलेसीमिया, तो अपने HP लैक्टोफोरेसिस कराना होता है। रेस्ट MCV और गोट मिल्क फीडिंग है। ओके, गोट मिल्क फीडिंग है तो इसमें आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक हो गया। गोट मिल्क की यानी आपने ना सारे वाइटामिन को अच्छे से रट्टा मारना होता है। ओके, एक बात रट्टा मार लेना कि जो काऊ मिल्क है या एनिमल मिल्क है उसमें वो अगर ले रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, एनिमल मिल्क में या काऊ मिल्क में आपको क्या विटामिन C की डेफिशिएंसी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में विटामिन के, विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है, और जो गोट का मिल्क है इसमें B9 की, फोलेट की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। अगर वो मेज़ खा रही है तो B3 की डेफिशिएंसी होती है, लाइक नियासिन की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसमें डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस होता है। पिलेग्रा देखने को मिलता है, केसल नेकलेस रैश आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर सेरेब्रल एटेक्सिया, पोस्टीरियर कॉलम का डिसफंक्शन है तो विटामिन E की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट हीमोफीलिया ए में क्या होता है? APTT टाइम रेस्ट हो जाता है। फोटो सेंसिटिव है और कॉम्स हिमोलिटिक एनीमिया पॉजिटिव है तो SLE हो सकता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज वगैरह आपने करानी होती है। ओके, यानी ना कॉम्स हिमोलिटिक एनीमिया, जो आउटोमिन हिमोलिटिक एनीमिया 2 तरह का होता है, वार्म होता है और कोल्ड होता है। वार्म वाला SLE की वजह से होता है, कोल्ड वाला तो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से या फिर मैक्रोग्लोबिनीमिया या मल्टीपल माइलोमा की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद मेथिमोग्लोबिनीमिया आफ्टर मलेरियल एक्सपोजर, तो मलेरियल एक्सपोजर हुआ ओके और मेथिमोग्लोबिनीमिया है तो ये ग्लूकोसिस फास्फेट डिहाइड्रोजेनेस डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। बाइट सेल्स और
हीन्स बॉडी आपको देखने को मिलती है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, एमसीवी 100 से ज़्यादा का होगा। मशीनरी मर्मर पीडीए में होता है। 1 डे हिस्ट्री ऑफ साइनोसिस और 75% यानी साइनोसिस एट द टाइम ऑफ बर्थ है तो वो आता है टीजी आता है। साइनोसिस न्यूनेट के बाद है, यानी न्यूनेटल पीरियड खत्म हो चुका है, दूसरे तीसरे मंथ में तो वो टॉफ आ जाता है। क्लियर, फीवर, मरमर, सप्लीनोमेगाली है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें टक्केट जोन्स क्राइटेरिया इस्तेमाल करना होता है, मेजर और माइनर होता है। क्लियर, ठीक हो गया। मेजर में क्या होता है, मेजर में ब्लड मारना, ब्लड कल्चर होती है जो कि आपने 3 या 3 से ज़्यादा आपने करानी होती है। क्लियर, इसके बाद आपको क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी इन्वॉल्वमेंट होती है, न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन होती है। क्लियर, इसके अलावा और माइनर में क्या होता है, माइनर में आपका प्री डिस्पोजिंग हार्ट लीजन है, आईवी ड्रग यूजर है, ओके, फीवर है, वास्कुलाइटिक फिनोमिना और एम्बोलिक फिनोमिना होता है। ओके, जो वास्कुलाइटिक फिनोमिना होता है इसमें रोथ स्पॉट, ओस्लर नोट, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और आर्थराइटिस होता है। और जो आपका इम्बॉलिक फिनोमिना होता है इसमें स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्प्लिंटर हेमरेज, जैनवेलियन देखने को मिलती है। डायग्नोस बनाने के लिए आपको 2 मेजर या 1 मेजर और 3 माइनर या 5 माइनर आपको चाहिए होते हैं। क्लियर, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको वीएसटी में देखने को मिलता होता है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर आईटीपी क्या होता है, सीबीसी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। वैसे बोन मैरो एनालिसिस नहीं होता जिसमें मैगा कैरियोसाइड्स होती है या फिर लिम्फोमा को रूल आउट करने के लिए। अगर वहाँ पे बोन मैरो बायोप्सी ना होगा तब आप सीबीसी लिख लेना। हिस्ट्री ऑफ पाइका इंटेक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और अगर लेड पेंट को खा रही है तो आपको लेड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, यानी पेंट्स वगैरह को चाट रही है तो लेड की पॉइजनिंग हो सकती है। ओके, पता नहीं मैं कोई नहीं, कुछ नहीं, बस। ओके, एनीमिया है, स्कल एक्सरे पे हेयर एंड पेयरस है तो आपको बीटा थैलेसीमिया में देखने को मिलता होता है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रिमेटिक फीवर है विदाउट कार्डाइटिस है तो 5 साल या फिर 21 साल जो भी लंबा हो। अगर कार्डाइटिस आ जाता तो आपने क्या 10 साल या 21 साल जो भी लंबा हो। और अगर कहने का मतलब है कि वैल्वुलर डिजीज भी आ जाता तो 10 साल या 40 साल जो भी लंबा हो। फिक्स सेपरेटिंग ऑफ S2 EST में देखने को मिलती है। ठीक है, पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको VST में और उसके अलावा MR में देखने को मिलता है। कैप्टोपिरिनल हार्ट फेलियर आफ्टर लोड को कम कर देती है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और सप्लीनोमेगाली है तो थैलेसीमिया मेजर आ जाएगा। सप्लीनोमेगाली यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नहीं होती। पेटिचिया है, पर्परा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ITP में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिक स्पेल इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलर तो इसमें आपको निमोनिक बताया था MOPS, M से मॉर्फिन, O से ऑक्सीजन, B से बीटा ब्लॉकर, S से सोडा बाइकार्बोनेट और नी चेस्ट पोजीशन में बिठा देना है। इसके बात है एम ऑफ फैक्टर 8 इन माइल्ड टू मॉडरेट हीमोफीलिया तो एम क्या होगा 40% होगा। ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा फैक्चुअल वैल्यू तो कोई भी रट्टा नहीं मारता और अगर जो मारता है उसका दिमाग काफ़ी अच्छा है फिर। ओके, तो ये 40% ही कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 2 डे न्यूनेट तो कितना होता है 18.5 होता है, न्यूनेट का 18.5 तक होता है। पीलिंग फिंगर और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी एडिस्क्वेमेटिव रैश है तो ये कावासाकी में देखने को मिलता है। निमोनिक मैंने क्या बताया था, फीवर 5 दिन से ज़्यादा हो और साथ में क्रीम हो। सी से कंजक्टिवाइटिस, आर से रैश था, ई से एरिथीमा और एडिमा था, ए से आपको क्या देखने को मिलता है लिम्फेडिनोपैथी या एडिनोपैथी और एम से क्या होता है म्यूकोजल चेंजेस या स्ट्रॉबेरी टंग होता है। बेबी बॉय ब्लीडिंग फ्रॉम द सिरकम्स एंड बेबी बॉय मेल है तो हीमोफीलिया रिलेटिवली मेल्स में कम होता है। और जॉइंट की स्वेलिंग है, ओके, लेकिन अब जॉइंट की स्वेलिंग का तब तो प्रेफर करना पड़ेगा हीमोफीलिया को। इसकी बात है पर्परा और प्लेटलेट्स लो है, ओके, पर्परा है, प्लेटलेट्स कम है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, कोई विस्ट्रोमेगाली नहीं है तो ITP में देखने को मिलता है। मेडिकेशन फॉर रूमेटिक हार्ट डिजीज जब पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी आती है तो अपने एरिथ्रोमाइसिन आपने देना होता है, सल्फर डियासिन देना होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर काउ मिल्क ले लिया, ओके, तो क्या होगा काउ मिल्क नहीं, हाँ सॉरी, काऊ मिल्क में क्या होगा आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। चलो ठीक है, काऊ मिल्क में आयरन की डेफिशिएंसी है। वैसे काऊ मिल्क में तो विटामिन C की भी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है और आयरन की डेफिशिएंसी तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क में भी होती है। गोट मिल्क में फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो पैलर है, लो HP है तो अपने फेरेटिन के लेवल कराना आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर थैलेसीमिया HP इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। साइज एंड टाइप ऑफ मर्मर इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप हार्ट होता है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे या लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है। वाइट फिक्स सेपरेटिंग ऑफ S2 EST में देखने को मिलती है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर स्टर्नल HP है तो क्या होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस का आपको देखने को मिलता है। ओके, वैसे इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको EST में भी देखने को मिलता है। हेयर और एंड अपेयरेंस और स्कल एक्सरे थैलेसीमिया में होती है। मशीनरी मर्मर PDA में होता है। कोरिया है और कोई मर्मर है, ओके, कोरिया है मर्मर है तो ये 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किसके लाइक रूमेटिक फीवर के। प्रेजेंस ऑफ मैक्रोसाइट्स फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में होती है। बॉय विद हिमार्थ्रोसिस है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसियन साइड है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कम साइड और हिमार्थ्रोसिस आपको हीमोफीलिया में देखने को मिलती होती है। फिक्स्ड S2 ये आपको EST में होती है। मशीनरी मर्मर PDA में होता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर बड़े बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस सबसे कॉमन
होती है, गोट मिल्क में फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, काउ मिल्क में आपको विटामिन सी और आयरन आ जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग में भी विटामिन डी के आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हीमोफीलिया एपीटीटी होता है, और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफर इन थैलासीमिया विदाउट आयरन चिलेशन, तो उसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा, और हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से ब्रोंस डायबिटीज आपको देखने को मिल सकती है। मेजर क्राइटेरिया फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन, इकोकार्डियोग्राफी और ब्लड कल्चर आ जाती है। क्लियर। इसके बाद एक बॉय जिसको बहुत ज़्यादा पर्पर या प्लेटलेट का काउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये आईटीपी आ जाएगा। लीकिंग वाल से दीवारों को चाटना और पेंट्स वाला, तो इस केस में लेड की पॉइजनिंग आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और ब्लड के कल्चर होता है, एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा कल्चर कराने होते हैं। 3 से लेकर 6 लिखा हुआ वैसे। बाउंडिंग पल्स पीडीए में और एयोटिक रिगर्जिटेशन में होती है। बाउंडिंग पल्स का मतलब है कि पल्स प्रेशर काफ़ी वाइड हो जाता है, हाई वॉल्यूम पल्स होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस आपने ओरल अमोक्सिलिन से देनी होती है, जबकि रूमेटिक फीवर के कैसे देते होते हैं, रूमेटिक फीवर के कैसे देते थे, बेंजाइल पेनिसिलिन से और एरिथ्रोमाइसिन से देते थे। टेट्रोलॉजी और फैलेट में क्या होता है, ओलिगेमिक लंग फील्ड होता है। ओके। इसके अलावा आपको क्या होता है कि एपेक्स लिफ्टेड होती है, कॉन्केविटी पल्मोनरी सेगमेंट भी होती है, इसको बोलते हैं हम बूट शेप हार्ट। इसके अलावा राइट साइडेड एयोर्टिक आर्च आपको देखने को मिलती होती है। सप्लीनोमेगाली है, सिकल सेल एनीमिया और एसाइटिस वॉर्स होना शुरू हो गया। ओके। तो सप्लीनोमेगाली एसाइटिस वॉर्सनिंग है और सिकल सेल एनीमिया तो इस सप्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में देखने को मिलता होता है। मेडिकेशन टू डिक्रीज थैलासीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आपने हाइड्रोक्सीयूरिया इस्तेमाल करना होता है, ये लोड को कम कर देती है। ओके। पीटी नॉर्मल है, एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज होता है। पैनसाइटोपेनिया प्लास्टिक एनीमिया में, इसके अलावा फेनकोनिस एनीमिया में, और इसके अलावा और कौन सी कंडीशन में होता है, क्लोरम्फेनिकोल वाली में भी देखने को मिल सकता है। ओके। फर्स्ट रिस्ट जॉइंट को इन्वॉल्व किया, फिर नी जॉइंट को इन्वॉल्व किया, बड़े बड़े जॉइंट को इन्वॉल्व करा तो माइग्रेटरी पोलियोथराइटिस होता है। इसके अलावा इसमें आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से कैरिकॉप्स मर्मर हो सकता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है ड्यू टू माइट्रल वाल्व वाल्वुलाइटिस की वजह से। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है। हाइपोक्सिक टेट्स वाला तो टेट्रोलॉजी और फैलेट होता है। बूट शेप हार्ट आपको चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलता है। जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होती है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज न्यू डेट पे आपको देखने को मिलता है। एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है, तो वो पीडीए में होता है। क्लियर ट्रीटमेंट क्या होता है पीडीए का, ओके, लाइगेशन एंड डिवीजन ऑफ डक्टस बिफोर 1 ईयर। इसके अलावा इंडोपैथोसिन इबोप्रोफिन देनी होती है। पैन सिस्टोलिक मर्मर लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे है, तो वीएसटी होता है। वाइट फिक्स सप्लिटिंग ऑफ एस2 है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर लेफ्ट थर्ड और फोर्थ में है, तो वो ईएसटी में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इसका कोई जोन्स क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ओके, ठीक हो गया, तो ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर थैलेसीमिया एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक्सरे स्कल करा लोगे, हेयर और एंड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। रेस एपीटीटी विद नॉर्मल पीटी, तो हीमोफीलिया में होता है। इन वॉन विलिब्रेंट डिजीज ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग एंड रेस एपीटीटी। ओके, ठीक हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाइट सेपरेट परपरे और पिटिची है, सारे पैरामीटर नॉर्मल है, तो आईटीपी होता है। थैलेसीमिया के ट्रांसमिशन के चांसेस कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 25% तक होती है अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं। मैक्रोसाइटोसिस है विद द रेस्ट एमसीवी इन द चिल्ड्रन हु इज टेकिंग गोट मिल्क की वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी होता है, एमसीवी वगैरह बढ़ जाता होता है। क्लियर। इसके बाद हमारा ऑनकोलॉजी वाला चैप्टर तो छोटा सा है, इसको वगैरह जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, ऑनकोलॉजी वाला चैप्टर। बेस्ट प्रोग्नोसिस इन द ल्यूकेमिया, तो जो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वो आपको कौन सी ल्यूकेमिया में देखने को मिलता है, आपको एएलएल की L1 टाइप में देखने को मिलता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्यूट ल्यूकेमिया में कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं। नंबर 1 एज क्या हो, 1 से लेकर 10 साल तक हो। नंबर 2 WBC है, WBC क्या हो, 20,000 से कम होना चाहिए। नंबर 3 कोई मीडियस्टिनल मास नहीं है। CNS का टेस्टिकुलर डिजीज भी नहीं है। L1 मॉर्फोलॉजी है। ओके, फीमेल का पेशेंट है, मेल नहीं है, फीमेल है। ओके, ये गुड प्रोग्नोसिस वाले फैक्टर होते हैं। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, एज 1 से लेकर 10 है, WBC 20,000 से कम है, कोई मीडियस्टिनल मास नहीं है। ओके, L1 टाइप का है। क्लियर, CNS में टेस्टिकुलर डिजीज को इन्वॉल्व नहीं किया। ओके, हिपाटोसप्लीनोमेगाली भी नहीं है, LDH के लेवल भी नहीं है, और रैपिड इंडक्शन से रिस्पॉन्ड कर जाता होता है। इसके बाद है कि अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना पड़ेगा इनके बारे में, ALL के बारे में, और उसके अलावा कहने का मतलब है हॉटस्किन लिम्फोमा के बारे में। ALL में क्या होता है, मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड का ट्यूमर है, 2 से लेकर 3 साल वाले में देखने को मिलता है, मेल्स में देखने को मिलता है। पैनसाइटोपिनिया, डेट मीन्स एनीमिया होगा। ओके, 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 पैनसाइटोपिनिया होता है, लेकिन पैनसाइटोपिनिया कह नहीं सकते होते क्योंकि इसमें WBC के लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फंक्शनल WBC नहीं होते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, एनीमिया, ओके, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, विसरोमेगाली भी होती है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली भी आपको देखने को मिलती है। ओके, क्रेनियल पाल्सी, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ये पॉइंट्स अपने रट्टा मार लेने होते हैं, तो सिनेरियोस में आपको देगा। इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस है, ITP है, एप्लास्टिक एनीमिया है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है, न्यूरोब्लास्टोमा और लिम्फोमा वगैरह आ जाएगा। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो क्या होती है, बोन मैरो एनालिसिस होती है। बोन मैरो एनालिसिस के अंदर 20% से ज़्यादा ब्लास्ट आपको मिलने चाहिए। फ्लो साइटोमेट्री और साइटोजेनेटिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपने करानी होती है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा लोगे, मीडियस्टिनल वाइडनिंग होती है, CSF की एग्जामिनेशन करोगे, अगर 5 से ज़्यादा WBC मिल रहे हैं पर हाई पावर फील्ड, इसका मतलब है
के CNS में पहुंच गया है। क्लियर। उसका जो ट्रीटमेंट होता है सपोर्टिव और स्पेसिफिक है। सपोर्टिव में क्या होता है, अनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक दो, ओके, और अगर क्या ब्लीडिंग है तो प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन दो। और स्पेसिफिक में अगर ड्रग्स आपने इस्तेमाल करनी है, ड्रग्स में 3 फेजेस होते हैं, इंडक्शन, कंसोलिडेशन और मेंटेनेंस आता है। इंडक्शन में रट्टा मार लेना CVP, साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनक्रिस्टिन, पेराडिनिसोलोन है। और जो आपका कंसोलिडेशन होता है इसमें इंट्राथीकल मिथोट्रेक्सेट देते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस में आपका मैरकेप्टोपिरिड, विनक्रिस्टिन, पेराडिनिसोलोन और मिथोट्रेक्सेट है। क्यूरेटिव के अंदर आपका एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आ जाता है। क्या प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं, एज 1 से लेकर 10 साल, WBC 20,000 से कम है, मीडियस्टिनल मास नहीं है, ओके, कोई सीनस को इन्वॉल्व नहीं किया, एल्बन मॉर्फोलॉजी है, फीमेल में है, ओके, इसके अलावा कोई फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं है, क्लियर, लिम्फेडिनोपैथी एब्सेंट है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली नहीं है। ये सारे क्या होते हैं इसके अच्छे फैक्टर्स होते हैं। क्लियर, सही हो गया, अल्बा सारा हो गया। ओके, अब बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर ELL क्या होती है, बोन मैरो बायोप्सी होती है। 20% से ज़्यादा आपको वो चाहिए, लाइक 20% से ज़्यादा आपको ब्लास्ट चाहिए होती है। स्टेज ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा जिसमें सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और सप्लीनोमेगाली भी है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी है और सप्लीनोमेगाली भी है। ओके, यूजुअली वैसे इसमें हेपाटोसप्लीनोमेगाली रेयर होती है। क्लियर। अब इसकी ना स्टेजिंग जो हॉजकिन लिम्फोमा की होती है वो कैसे करते हैं, स्टेज 1 2 3 4 है। स्टेज 1 का मतलब है सिंगल साइड को इन्वॉल्व करा है। स्टेज 2 का मतलब है मोर देन और इक्वल टू 1 साइड है, यानी मोर देन 1 साइड है लेकिन डायफ्राम के सेम साइड पे है। स्टेज 3 का मतलब है कॉन्ट्रालैटरल है। अगर ये बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट कह देता तब मैं मान लेता इसको। स्टेज 4 का मतलब है डिसैमिनेटेड, लाइक लीवर में और बोन मैरो में फैल जाएगा। हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है, एज लेस दैन 10 ईयर होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेललेस फर्म होती है, सुप्राक्लैविकुलर और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है। वीडियस मास क्या करवाता है, ट्रैकिया को कंप्रेस करा देता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, लिम्फ नोड बायोप्सी होती है, रीड स्टम्बक सेल आपको देखने को मिलते होते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या होता है, ABVD, A से एड्रियोमाइसिन, B से बिलियोमाइसिन, V से विनक्रिस्टिन और D से डाकार्बाजिन, ये इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर ELL बोन मैरो की बायोप्सी होती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए बोन मैरो बायोप्सी है, सुप्राक्लैविकुलर एक्सिलरी इंग्वानल लिम्फेडिनोपैथी है और कोई हेपाटोसप्लीनोमेगाली नहीं है तो वो हॉजकिन लिम्फोमा आ जाएगा। कन्फर्मेटरी और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर ELL क्या होती है, बोन मैरो बायोप्सी आ रहती है। बेस्ट प्रोग्नोसिस क्या होता है, ELL की L1 टाइप में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, रट्टा मार लेना, AML के जो टाइप है ना M7, वो मैगा कैरियोसाइटी का वो डाउन सिंड्रोम से होती है। ALL वाले L1 ये भी डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होती है। क्लियर, जो M3 वाली है ये भी, जो M3 AML वाली थी वो मोस्ट कॉमन थी, 15-17 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। DIC होता है, और रोड्स होते हैं, माइलोपेरोक्साइडेज ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फीवर है, पैलर है, बोन का पेन है। बोन का पेन क्यों है, मैरो के एक्सपेंशन की वजह से लीवर और सप्लीन की लार्जमेंट हुई पड़ी है। TLC का लेवल देखो काफ़ी ज़्यादा है, ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है, बोन मैरो बायोप्सी होती है। कोआगुलेशन डिस्टर्बेंस AML की M3 में देखने को मिलती है, DIC देखने को मिलता है, और रोड्स माइलोपेरोक्साइडेज ग्रैन्यूल आपको देखने को मिलते हैं। बायलैटरल इंग्वानल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है तो स्टेज 3 आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है, एज और TLC है। एज क्या हो, 1 से लेकर 10 और TLC अगर 20,000 से कम हो तो एक अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। कौन सा ल्यूकेमिया जिसमें DIC देखने को मिलता है, वो आपका M3 AML देखने को मिलता होता है। इसमें आपको और रोड्स होते हैं, 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है, PML रारा देखने को मिलता है, आर ट्रांस रेटिनोइक एसिड से आप ट्रीटमेंट लेते होते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा का लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट दोनों साइडों पे है तो वो सर्वाइकल, मतलब दोनों साइडों पे है तो वो एन ऑर्बोर स्टेज 3 है। अगर लीवर और बोन मैरो को इन्वॉल्व कर गया तो वो स्टेज 4 होती है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, GIT है। GIT में कितने हैं, ओके, तो GIT वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको वीडियो को ऑफ कर लेते हैं। ओके, इधर 5 ईयर ओल्ड बॉय जिसको फीवर है, वॉमिटिंग है और जॉन्डस फॉर द 3 डेज है, एक्यूट ऑनसेट का है और हेपेटाइटिस A लग रहा है, तो डायग्नोसिस कैसे बनाते होते हैं, IgM और HIV एंटीबॉडी लेते होते हैं। और हेपेटाइटिस A का क्या ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, IV फ्लूइड्स दिया, एनर्जेसिक दिया, एंटीपायरेटिक दिया। क्लियर, और इसके अलावा आपने क्या करना होता है, ये फिकल और रूट्स है ना, तो आपने हाइजीन को मेंटेन करना होता है। 2 ईयर ओल्ड बॉय जिसका वेट 6.5 kg है, ड्राई स्पार्स ईयर है, स्केली हाइपरपिगमेंटेड लेजन और एडिमा फीट है। एडिमा फीट है तो ये आपको सारी चीज़ें मिल रही है, कवाशी और से रिलेटेड मिल रही है। अब कवाशी और मरेस्मस वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स आपने सुन लेना आप ध्यान से। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वाशी ओरकर और मरेस्मस का डिफरेंस है। ओके, जो क्वाशी ओरकर और मरेस्मस होते हैं दोनों सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन से बिलोंग करते होते हैं। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन को कब लेबर करते हैं, जब बायलैटरल पिटिंग एडीमा होता है। नंबर 2, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम का होता है। नंबर 3, वेट ओवर हाइट, अगर 3
स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो जाए यानी सीवियर वेस्टिंग हो तो हम इसको लेबल करते हैं। तो सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन या सैम कब लेबल करते हैं, जब बायलैटरल पिटिंग एडिमा होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम का होता है और वेट ओवर हाइट क्या होती है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम की हो जाती है, सीवियर वेस्टिंग वगैरह लेबल करते होते हैं। क्लियर। तो ये तो था डेफिनेशन। अब ना जो सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है दो तरह का होता है, क्वाशियोर्कर और मेरस्मस होता है। जो क्वाशियोर्कर होता है उन बच्चों में होता है जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसमें क्लासिकल पॉइंट होगा एब्रप्ट या एबनॉर्मल वीनिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, एबनॉर्मल या एब्रप्ट वीनिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क होती है। क्लियर, 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स वाले बच्चों में देखने को मिलता होता है। अब क्या काज होता है, लो प्रोटीन इंटेक की वजह से होता है, ओके, या फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी है, या एजुकेशन नहीं है पेरेंट्स के बाद के वीनिंग सही से नहीं की। अब इसमें आपको हेयर में कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। जो क्वाशियोर्कर में जो हेयर होते हैं वो प्लाकेबल होते हैं और आपको फ्लैग साइन देखने को मिलता है। फ्लैग साइन का मतलब है अल्टरनेटिंग पिगमेंटेड डी पिगमेंटेड हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। और क्या फीचर देखने को मिलता है, ओके, इसमें आपको मून फेस देखने को मिलता है, ओके, माइल्ड रिटार्डेशन देखने को मिलती है, लाइक इरिटेबिलिटी, अपैथी, लेथार्जी आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया, मतलब मेंटल चेंजेस आपको देखने को मिलती है, लाइक इरिटेबिलिटी, अपैथी, लेथार्जी, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, साइकेट्रिक चेंजेस देखने को मिलती है, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड होता है जिसको पोर्ट बेली एब्डोमेन कहते हैं, फैटी लिवर चेंजेस देखने को मिलती है, स्किन की लेजन होती है जिसको फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस कहते हैं, एडिमा होता है ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है, मसल की वेस्टिंग होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है, ओके, यानी छोटा सा बच्चा जिसका पेट फूला हुआ है, फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस भी देखने को मिलता है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, और क्वाशियोर्कर कॉम, एटिमेटस सैम या फैट शुगर बेबी या डीकम्पेंसेटेड या मैल अडाप्टिव प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहते होते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए क्वाशियोर्कर के। अब बारी है मेरस्मस की। क्वाशियोर्कर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी, मेरस्मस में कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर, क्वाशियोर्कर वाला 6 महीनों से लेकर 3 साल के दरमियान में था, मेरस्मस वाला 1 साल से नीचे वालों में देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक हो गया। क्वाशियोर्कर में हेयर की चेंजेस होती है, लाइक प्लकेबल फ्लैग साइन होते हैं, मेरस्मस में बाल ही नहीं होते। क्लियर, बल्कि कुछ केस में बुक में डायग्राम बनी हुई है जिसमें बाल होते हैं, बाल बने हुए, चलो ठीक है, हेयर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती होती। ओके, क्वाशियोर्कर लो प्रोटीन इंटेक की वजह से होता है, मेरस्मस क्या होता है, डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, डाइल्यूटेड मिल्क फार्मूला की वजह से होता है। क्लियर, क्वाशियोर्कर में मून फेस होता है जबकि मेरस्मस में ओल्ड मैन फेस, मंकी फेस आपको देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। क्वाशियोर्कर वाला अडाप्ट नहीं कर पाता, मेरस्मस वाला अडाप्ट कर जाता है जिसकी वजह से आपको रिटार्डेशन आपको कम देखने को मिलती है, मतलब मोर्टेलिटी कम देखने को मिलती है, लेकिन ग्रोथ रिटार्डेशन ज़्यादा सिवियर होती है मेरस्मस में। क्वाशियोर्कर में क्या होता है, पेट सूजा हुआ होता है, लेकिन मेरस्मस में पेट श्रंकन होता है, एब्डोमेन श्रंकन होता है। क्लियर, क्वाशियोर्कर में जो एपिटाइट होती है कम होती है, मेरस्मस में एपिटाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वाशियोर्कर में फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस होता है, मेरस्मस में क्या होता है, बैगी पेन डर्मेटाइटिस होता है। क्वाशियोर्कर में जो फेस होता है मून फेस होता है, जबकि मेरस्मस में क्या होता है, फेस के रिंकल्स आपको देखने को मिलती है, मंकी फेस आपको देखने को मिलता है। क्वाशियोर्कर में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, मेरस्मस में मोर्टेलिटी कम होती है। क्वाशियोर्कर का पुअर आउटकम होता है, मेरस्मस का गुड आउटकम होता है। क्वाशियोर्कर को एडिमेटस सैम या फैट शुगर बेबी, डीकम्पेंसेटेड या मैल अडाप्टिव सैम कहते हैं, जबकि मेरस्मस वाले को नॉन एडिमेटस अडाप्टिव सैम या कंपनसेटेड सैम कहते हैं। क्लियर, या फ्लैश एंड बोन्स सैम भी कहते होते हैं। अब ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन की क्या ट्रीटमेंट होती है। सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन की क्या ट्रीटमेंट होती है, आपने इसके 3 फेज बनाने हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक। फर्स्ट वीक है, सेकंड से लेकर 6 वीक है, फिर फॉलो अप फेज आ जाता है। जो फर्स्ट वीक होता है इसमें अपने कॉम्प्लिकेशन को ठीक करना है। कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है धीमे, ओके, डी से डिहाइड्रेशन, एच से हाइपोग्लाइसीमिया, एच से हाइपोथैलेमिया, आई से इन्फेक्शन, एम से माइक्रोन्यूट्रिएंट, ई से इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी को पूरा करना होता है। इसके अलावा आपने कैचअप ग्रोथ करानी होती है, ओके, आपने सेंसरी स्टिमुलेशन करानी होती है, फॉलो अप करना होता है। यानी सबसे पहले आपने एक्यूट फेज के अंदर क्या करना होता है, एक्यूट फेज के अंदर आपने एक हफ्ते का होता है, क्लियर, जिसमें आपने हॉस्पिटलाइज करना होता है। ओके, जो सेकंड फेज होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन फेज या स्टेबलाइजेशन फेज होता है। ठीक हो गया, नहीं, फर्स्ट वीक को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फेज और सेकंड टू 6 वीक होता है उसको रिहैबिलिटेशन फेज कहते हैं, जिसमें आपने 150 टू 250 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से आपने ऐड करनी है और इसमें आपने F75 फूड देनी है। F75 फूड का मतलब है कि इसमें प्रोटीन और सोडियम कम होगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट रिलेटिवली ज़्यादा होंगे, जो कि एक मिनट में आपको दोबारा बता देता हूँ। जो रिहैबिलिटेशन फेज में जो फूड इस्तेमाल होती है वो F100 होती है, जबकि स्टेबलाइजेशन में F75 होती है। F75 स्टेबलाइजेशन में यानी एक्यूट फेज में, और F100 होती है रिहैबिलिटेशन फेज के अंदर होती है। क्लियर, लास्ट में आपका फॉलो अप फेज वगैरह भी आ जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ORS इस्तेमाल करते होते हैं, उस ORS को कहते हैं रिजोमाल। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, मैं तो थक गया बोल बोल के। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 ईयर ओल्ड बॉय रेफर्ड फॉर द रिकरेंट डायरिया तो अपने सिलिक डिजीज को अपने करना होता है, रूल आउट करना होता है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया यू विल सजेस्ट, ओके, तो डायरिया की प्रिवेंशन के लिए जब भी डायरिया होता है ना तो उसमें आपको जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो आपने जिंक की सप्लीमेंट जरूर देनी होती है। क्लियर, अब जिंक की जो सप्लीमेंट्स होती है, रट्टा मार लेना कि अगर ना एज, अगर कहने का मतलब है इसका भी कोई एज ग्रुप होता है जिंक का।
अगर 6 महीनों से नीचे का है तो आपने क्या देना होता है, ओके 10 mg पर डे के हिसाब से देना है फॉर 14 डे। लेकिन अगर 6 मंथ से ऊपर का है तो आपने क्या देना, 20 मिलीग्राम पर डे देना होता है फॉर ऑलमोस्ट 14 डेज। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, जाने होने वाली है, मुझे थोड़ा सा फिनिश करना पड़ेगा वीडियो को। ओके, तो जिंक की सप्लीमेंट आ जाएगा। मोस्ट कॉमन एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि फीकल और रूट से फैलता हुआ हेपेटाइटिस और ई आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाती है कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस की 2 हफ्तों से लेकर 6-8 वीक में देखने को मिलता है। आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन मेरे नज़दीक जो बनना चाहिए ना, ओके 2 वीक से लेकर 8 वीक्स तक होता है। जैसे 8 वीक्स को 2 मंथ्स कहते होते हैं। आई थिंक चार्ली ऑप्शन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बन रहा है। ओके, टाइम फ्रेम सही नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था कि न्यू बॉर्न में है, न्यू बॉर्न में क्या सॉफ्ट लिवर पाल्पेबल है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो कि जिसको डायरिया है, लिथार्जिक है, संकन आइज है और स्किन पिंचनेस वेरी स्लोली है, 2 सेकंड से ज़्यादा का है, तो ये क्या होता है, ये सीवियर डिहाइड्रेशन लेवल की हुई है। अब सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन में रट्टा मारना है कि सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि बच्चा लेथार्जिक होता है, आइस वेरी संकन होती है, टीयर्स नहीं होता, माउथ और टंग वेरी ड्राई होता है, थर्स्ट पुअरली होती है, स्किन पिंचनेस वेरी स्लोली होता है, मोर देन 2 सेकंड है। इसके अलावा फ्लूइड डेफिसिट आपको देखने को मिलता होता है, ये आपका सीवियर में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन होता है आपने प्लान सी को फॉलो करना होता है। प्लान सी में क्या होता है, प्लान सी में आपने सबसे पहले क्या देने, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, आईवी रिंकल एक्टेड देना होता है 100 ml पर केजी का। अब उस 100 ml का आपने 30 ml देना होता है पहले इंटरवल में, बाकी 70 आपने नेक्स्ट इंटरवल पे देना होता है। जैसे इन्फेंट है 12 महीने से नीचे का है तो आपने 30 ml देना होता है फर्स्ट आवर में और बाकी 70 आपने देना होता है 5 आवर्स में। इसके अलावा अगर बच्चा है तो आपने फर्स्ट 30 ml देना होता है 30 मिनट्स में और बाकी 70 ml होता है 2.5 आवर्स में देते होते हैं। अगर IV लाइन अवेलेबल नहीं है तो आपने NG से फीड करना होता है 20 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से चलाते हैं फॉर 6 आवर्स चलाते होते हैं, ORS वगैरह चलाते होते हैं। ओके, इसके अलावा आपने रीअसेस करना होता है हर 1 से लेकर 2 घंटे के बाद। अगर इंप्रूव कर गया तो उसका मतलब है ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया सीवियर डिहाइड्रेशन का प्लान, ठीक हो गया। और कब अपने एंटीबायोटिक थेरेपी ऐड करनी होती है, जब आपको निमोनिक CSS, ठीक हो गया। ओके, सी से क्या है, कैम्पेलोबैक्टर जूजिनाई, नहीं के से रट्टा मार सकते केस, सी से कैम्पेलोबैक्टर जूजिनाई, ए से मोबाइबियासिस है, एस से शिगेला, साल्मोनेला, ई कोलाई, डिजेंट्री, कोलेरा, इस केस में अपने एंटीबायोटिक्स ऐड करनी होती है। और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है डिहाइड्रेशन की, आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक्यूट रीनल फेलियर, सीजर, ये आपको देखने को मिल सकता है। सोडियम कंसंट्रेशन इन लो ओस्मोलर ORS है, तो लो ओस्मोलर ORS में क्या होती है, पहले तो रट्टा मार लेना, एक विमोनिक है लाइक कहने का मतलब है नासिर खान वेंट टू सी टू मीट मुइस चौधरी। नासिर खान मतलब सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सिट्रेट होता है, क्लोराइड होता है। इसके अलावा और क्या होता है, लाइक मेरे ख्याल से इधर लिखी हुई है। ओके, ये इधर लिखा हुआ है। ओके, सोडियम, पोटेशियम, सिट्रेट, क्लोराइड होता है। ओके, मुइस चौधरी मतलब मुइस, एम से होगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपोजिशन है, पहले स्टैंडर्ड ORS की बता देता हूँ। स्टैंडर्ड ORS को रट्टा मान लेना, सोडियम 90 होता है, क्लियर, जो क्लोराइड होता है वो 80 होता है, क्लियर, क्लोराइड कहता है 80 होता है, ठीक हो गया। जो पोटेशियम होता है वो होता है 20 तक होता है। आप ऐसे भी रट्टा मार सकते हो। 92 में पाकिस्तान 81 रन बनाए थे, 92 वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 81 रन बनाए थे, यानी 9280। ओके, यानी 90 होता है सोडियम, 20 होता है पोटेशियम, 80 होता है क्लोराइड और 10 होता है आपका सिट्रेट होता है। अगर इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं 15 कम कर देता हूँ, सोडियम को कम कर दूँ 15, क्लोराइड को कम कर दूँ, तो आपका बन जाता होता है हाइपोस्मोलर है, 15 कम कर दिया है, ठीक हो गया। और रिजुमाल में क्या होता है, रिजुमाल में क्या होता है, सोडियम को आपने हाफ कर देना WHO वालों से और पोटेशियम को डबल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्या था, WHO में सोडियम 90 था, ओके सॉरी स्टैंडर्ड वाला, ORS में क्या था, यानी वो WHO वाला ही था तो 90 था। अगर आपने हाफ कर दिया तो वो 45 हो गया। पोटेशियम 20, आपने इसको डबल कर दिया तो वो 40 हो गया। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद क्लोराइड का और सिट्रेट का आपने 7 आपने ना 7 का पाठा रट्टा मारना है, क्लोराइड 70, सिट्रेट 7। इसके अलावा मैग्नीशियम और जिंक, इसमें 3 का पाठा रट्टा मारना है, 3 और 0.3 0.3। और जो सोडियम था वो 45 था, इसमें आपने रट्टा मारना 45 का पहाड़ा, सोडियम 45 है तो लास्ट में जो कॉपर होगा वो 0.05 होगा। आई नो बड़ी फजूल चीज़ें बताई है लेकिन क्या करें, इसके बगैर याद नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फेंट है जिसको परसिस्टेंट डायरिया है, तो ड्यूरेशन ऑफ लूज मोशन, परसिस्टेंट डायरिया कब लेबर करते होते हैं, जब इसका ड्यूरेशन क्या हो 14 डेज से ज़्यादा का हो जाए, तब उसको परसिस्टेंट कहते होते हैं। परसिस्टेंट में और इन्फेक्शस में क्या फ़र्क होता है, क्लियर। परसिस्टेंट में और क्रॉनिक में क्या फ़र्क होता है, परसिस्टेंट वाला भी 14 डेज से ज़्यादा का है, क्रॉनिक वाला भी 14 डेज से ज़्यादा का है। परसिस्टेंट वाला इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्रॉनिक वाला नॉन इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते होते एक पेशेंट है जिसको हेमाटोमेसिस एग्जामिनेशन में पता लगा कि उसको माइल्ड सप्लीनोमेगाली एसोफेजियल वायरसेस है, तो क्या पोर्टल हाइपरटेंशन है। क्लोराइड कंटेंट ऑफ ORS, तो क्लोराइड कंटेंट जब भी आपको मैंने एक मतलब अच्छे से बता दिया। अब ORS में यानी जब भी ORS आ गया तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड ORS पूछ लिया, स्टैंडर्ड ORS में कितना होता है 80 होता है, 90 80 20 10, 90 20 90 नहीं बल्कि 90 20 80 10, हाँ
92 में 81 था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 1.5 ईयर ओल्ड बॉय यानी इन्फेंट से बड़ा है, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो जो 10 kg का है तो रिंका लैक्टेट आपने देना है। अब चूंकि बड़ा है तो आपने 30 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, 300 ऐड कर देना है, बाकी 700 आपने क्या कर देना है। ओके, बाकी आपने नेक्स्ट इंटरवल पे आपने दे देना है 2.5 आवर्स के अंदर। डायरिया आफ्टर वीनिंग, तो वो क्या होता है, सीलिएक डिजीज होता है। ओके, अब डायरिया वीनिंग से रिलेटेड है। डायरिया बिफोर वीनिंग हो तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। डायरिया बिफोर वीनिंग क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। वाटरी होता है, फ्रोथी होता है, सोर स्मेलिंग, बल्कि स्टूल होते हैं, स्टूल में रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। स्टूल की पीएच एसिडिक होती है, 5.5 तक होती है। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन कौन से कराते होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट और इंटेस्टिनल बायोप्सी कराते होते हैं। और ट्रीटमेंट क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का, लैक्टोज फ्री डाइट आपने देनी होती है और कैल्शियम फोर्टिफाइड जूसेस आपने देने होते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट देना होता है, लैक्टेज एंजाइम की सप्लीमेंट और योगर्ट्स वगैरह देनी होती है। अगर डायरिया आफ्टर वीनिंग है तो वो सीलिएक डिजीज होता है। वेट लॉस, एडीमा, स्टीटोरिया होता है। ओके, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफोमिस की एसोसिएशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलता होता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिजीज में क्रॉनिक मैल अब्जॉर्प्शन के सारे आपने ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, GRDSS है, विपल डिजीज है, ट्रॉपिकल सप्रू है, क्रॉन्स डिजीज है, ये आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, इसमें CBC करा लोगे, माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक हो सकता है। HLA करा लोगे, DQ2 DQ8 आपको देखने को मिल सकता है। सिरोलॉजी करा लोगे, IgA, एंटी-TTG, एंटी एंडोमाइसिल, एंटी ग्लियाडिन होती है, और IgG एंटी ग्लियाडिन भी करा सकते हो। और मेन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस किया डूडिनल जुजिनल बायोप्सी, 4 से ज़्यादा बायोप्सी लेनी है फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम, और एक लेती है डूडिनल बल्ब से। तो इसमें क्या मिलता है, विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपोप्लेजिया, इंट्रापिथियल लिम्फोसाइटोसिस, ये आपको देखने को मिलता होता है। और ट्रीटमेंट में क्या होता है, डाइटरी थेरेपी करते होते हैं। आपने ब्रो को अवॉइड करना है। ब्रो में क्या है, बार्ली, राई, ओट, वीट है। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होती है। राइस, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल आप दे सकते हैं। अल्कोहल को आपने अवॉइड करना होता है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफोमिस में डेप्सोन देना होता है। विटामिन मिनरल की सप्लीमेंटेशन देनी होती है। निमोकोकल वैक्सीनेशन देनी है बिकॉज ऑफ सप्लिनिक एट्रोफी है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह आपने ऐड करने होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, पेन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, जॉन्डस है, हिस्ट्री ऑफ ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस है, ए और ई हो सकता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग इन इन्फेंट है। ओके, नॉन बिलस वॉमिटिंग हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस में होती है। ओलिव लाइक मैस होता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लेते हैं। रैमस्टेड पायलोरोमायोटोमी करनी होती है, 2 वीक्स लेकर 2 मंथ्स में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के क्या साइन होती है, डिहाइड्रेशन में आपको हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलती है। बाकी रेस्टलेस, इरिटेबल हो सकता है, सम डिहाइड्रेशन में लेथार्जिक हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन में टीयर्स नहीं होते, संकनाइज होता है। ओके, स्किन पिंच टेस्ट क्या होता है, स्लो आपको देखने को मिलता है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एप्थस नहीं, एपैथिक और एडिमटस चाइल्ड, एपैथिक और एडिमटस चाइल्ड है, ये आपको कवाशी औरतों में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है। पेरिनल फिस्टुला, मायोसिन राइट एलियोफोसा, तो ये क्रॉन्स डिजीज होता है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। सिलिक डिजीज में आपने ब्रो को अवॉइड करना है, बार्ली, राई, ओट, वीट को आपने अवॉइड करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑर्गन अफेक्टेड इन पैरासिटामोल पॉइजनिंग, तो वो लीवर होता है। एंटीडोट क्या होता है, एसिटाइलसिस्टीन होती है। जॉन्डस आफ्टर 20 डेज है। ओके, क्ले कलर्ड स्टूल है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है, तो इसमें ये बिलियरी एट्रीजिया की वजह से होता है, और इसमें आपने कसाई प्रोसीजर करना होता है, पोर्टो एंटीरोस्टमी वगैरह करनी होती है। बाइटोट सपोर्ट है, इसको ये आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में चंद पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते होते हैं, रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स वगैरह भी कहते होते हैं। क्लियर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको निक्टेनोपिया कहते हैं, और जो मोस्ट कॉमन साइन होता है उसको बोलते हैं कंजक्टिवल जीरोसिस वगैरह कहते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो इसकी कुछ स्टेजिंग होती है WHO के मुताबिक। XN को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, S का मतलब स्कारिंग है, F का मतलब फंडस है। ओके, इसके अलावा X1A का मतलब कंजक्टिवल जीरोसिस, X1B बाइटोट स्पॉट है, X2 कॉर्नियल जीरोसिस है, X3 कॉर्नियल अल्सरेशन लेस देन 1/3 है, X3B मोर देन 1/3 है। ओके, इसके अलावा XN नाइट ब्लाइंडनेस, XX स्कारिंग, XF फंडस आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। और इसमें आपने प्रिवेंशन के लिए क्या देते होते हैं, अगर 6 मंथ से कम है तो आपने 50 लाख तक देते हैं, अगर 6 से लेकर 12 का है तो आपने 1 लाख देना होता है, 12 महीने से ऊपर का तो आपने 2 लाख वगैरह देने होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, 3 ओरल मेगा डोज देते होते हैं, 0, 1, 14 वगैरह पे देते होते हैं। क्लियर। लेकिन अगर वेट 8 kg से कम का है तो अपने डोज को क्या कर देना, हाफ कर देना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, अगर किसी को सैम है तो आपने 0, 1, 14 पे देनी होती है, अगर सैम नहीं है तो 0, 1, 28 पे आपने देनी होती है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड इन हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, तो क्या होता है, अमोनिया आपको एक्यूमुलेट हो जाता है। EEG करा लो कि ट्राइफिजिक आपको देखने को मिलता है। ओके,
और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, लैक्टोलोस, रिफैक्सिमिन और नियोमाइसिन वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है कि जॉन्डिस है, पॉजिटिव हिस्ट्री इन सिबलिंग है यानी एक्यूट हिस्ट्री है तो आपको हेपेटाइटिस ए का होता है, आईजीएम कलावर करा लेते हैं। थर्स्टी एंड कैन टेक वाटर, ओके कैन टेक वाटर है, थर्स्टी है तो सम या मॉडरेट डिहाइड्रेशन होता है। ओके सम और मॉडरेट डिहाइड्रेशन का क्या प्लान होता है, सम और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आपने क्या करना होता है, लाइक सब इसमें सबसे ईजी है, इसमें आपने ओआरएस देने होता है। ओआरएस की जो कंपोजिशन है वो 75 ml पर केजी होता है। कितना होता है, 75 ml पर केजी होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ रट्टा मार लेना, लाइक पहले मैं निकालूँ यहाँ से, 75 ml पर केजी है। ओके और इसके अलावा अगर कोई स्टूल पास कर रहा है तो उसके लिए हर एक स्टूल के लिए आपने 10 से लेकर 20 ml पर केजी आपने ऐड करना होता है। ठीक है, आपने फीडिंग को कंटिन्यू करना है। अगर उसको और ज़्यादा ओआरएस चाहिए तो आपने दे देना है। आपने साइंस ऑफ ओवर डिहाइड्रेशन को देखना होता है। ठीक हो गया। और 4 घंटों के बाद रीअसेसमेंट करनी है। अगर नो डिहाइड्रेशन हो तो प्लान ए, अगर सम डिहाइड्रेशन हो तो प्लान बी, और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो प्लान सी आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होती है। ओके रिड्यूसिंग शुगर इन फीसेस, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में आपको देखने को मिलती है। ओके एसिडिक होती है, बल्कि आपको स्टूल आपको देखने को मिलता है। डायरिया बिफोर वीनिंग होता है। इन्वेस्टिगेशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट है, हाइड्रोजन ब्रेड टेस्ट है और इंटेस्टिनल बायोप्सी कराती है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, लैक्टोज रिड्यूस या लैक्टोज फ्री मिल्क इस्तेमाल करना होता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट देना है, लैक्टेज एंजाइम की सप्लीमेंट देनी होती है, योगर्ट और हार्ड चीज़ आपने लेना होता है। क्लियर। चाइल्ड ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद मैरून कलर ब्लीडिंग है तो आपको इंटरसेप्शन में देखने को मिलती है। इंटरसेप्शन में मैरून कलर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। बिल्लस कॉन्स्पिकस वॉमिटिंग होती है। रेड करंट जेली स्टूल आपको देखने को मिलता है। अम्ब्लैकस में सोसर शेप मैस होता है। राइट इलिक फोसा बिल्कुल खाली होता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस अल्ट्रासाउंड होती है जिसमें किडनी शेप मैस या टारगेट साइन देखने को मिलता है। गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी बेरियम एनीमा होती है, इसमें क्लास साइन देखने को मिलता है। सिटी स्कैन में सोसर शेप मैस होता है जो कि सेंसिटिव होता है। ट्रीटमेंट में आपने हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करनी है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स या एयर एनीमा से आपने करनी होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर सिरोटिक जॉन्डिस, तो क्या होगा, अगर मोर देन 7 डे हिस्ट्री है जिसकी वजह से एंसेफ्लोपैथी है। अगर 7 डे से ज़्यादा किया तो वो सब एक्यूट से बिलोंग करता होता है जिसकी वजह से एंसेफ्लोपैथी है। थिन स्ट्रीक ऑफ ब्लड है मिक्स इन द स्टूल, तो आपको इंटेस्टिनल पॉलिप में देखने को मिलता है। ब्लीडिंग पर रेक्टम इंटेस्टिनल पॉलिप में हो सकती है। एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर ये आपको विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है। विल्सन डिजीज को हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन भी कहते हैं। कोरिया होता है, हैंड राइटिंग खराब हो गया, स्कूल का होमवर्क खराब हो गया, केसर फ्लैशनिंग होती है आइज के अंदर। हेपेटिक प्रॉब्लम चाइल्डहुड में आपको देखने को मिलती है, लाइक हेपेटाइटिस फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसमें जो सिरालोप्लाज्मिन के अलावा कम हो जाता है, सीरम कॉपर रेस्ट होगा, यूरिनरी कॉपर भी रेस्ट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के अंदर केसर फ्लैशनिंग होती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, कॉपर डाइट को अपने वाइट करना, लाइक लीवर, चॉकलेट, नट्स, फ्रूट डाई को वाइट करना होता है। कॉपर यूटेंसिल्स को अपने वाइट करना होता है। पेनिसिलामिन, विटामिन B6 देना होता है। ट्राइएंटिन देना है, जिंक देना होता है। लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना है इन केस ऑफ सिरोसिस। ओके इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ग्रेड 4 स्टूल है विद नो ब्लड फॉर 12 डेज। ओके कोई ब्लड वगैरह नहीं है। ओके और 14 डेज से कम का तो एक्यूट वाटरी डायरी आ जाएगा। फ्लूइड फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन तो आपने रिंगल एक्टेड देना। अगर 8 महीने का तो आपने क्या देना होता है, 30 ml आपने देना है। ओके 1 आवर में और बाकी 70 ml आपने 5 आवर्स में देना होता है। कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर इंटरसेप्शन क्या होती है, बेरियम स्टडीज हो जाती है। कन्फर्मेटरी यही होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड होती है बल्कि ये, क्योंकि ये डायग्नोसिस के लिए भी और थेरापैटिक के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। हिस्ट्री ऑफ वीनिंग एट 7 मंथ है। ओके वीनिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, शॉर्ट स्ट्रेचर और लूज बल्कि स्टूल है। ओके ठीक हो गया। ओके शॉर्ट स्ट्रक्चर लूज बल्कि स्टूल स्टीटोरिया तो ये सिलिक डिजीज में देखने को मिलता है। गर्ल हैविंग द लर्निंग डिफिकल्टी विद एटेक्सिया, और सिस्टर को भी सेम प्रॉब्लम है तो ये विल्सन डिजीज होता है। ओलिफ लाइक मैस आपको हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। रेमस्टेड पाइलोरोमायोटॉमी करनी होती है। मैल न्यूट्रिशन में जो वेस्टिंग होती है, वेस्टिंग को देखने के लिए मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखते होते हैं। 6 मंथ से लेकर 5 ईयर में इस्तेमाल करते हैं। अगर 11.5 से कम है तो वो रेड वाले एरिया में है। 11.5 से लेकर 12.5 तक है तो वो ग्रीन येलो वाला, और इससे ऊपर है तो वो ग्रीन वाला आ जाएगा। पैरासिटामोल की पॉइंट एंटीसिटाइल सिस्टीन देते होते हैं। इंडाइजेशन अपॉन ईटिंग केक और बिस्किट तो वो सीरिक डिजीज होती है। ओके ब्रो को अवॉइड करना है। ट्रीटमेंट ऑफ सीलिएक डिजीज ग्लूटेन फ्री डाइट है। ब्लडी डायरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, पहले वाटरी या फिर ब्लडी हो गया तो रिसर्शिया कोलाई में आपको देखने को मिलता है। एंटीरियर टॉक्सिजेनिक, एंटीरियर हेमरेजिक में हो सकता है ऐसा। स्किन पिंचनेस वेरी स्लोली है, 2 सेकंड से ज़्यादा का है तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है। प्लान सी फॉलो करते हैं। 4-year-old बॉय जिसको फीवर, एनोरेक्सिया, टेंडर हिपैटोमेगालिया, और सिस्टर को भी सेम प्रेजेंटेशन है लेकिन अभी भी हुई है। ओके और टेंडर है। ओके और फीवर है तो हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। फुल स्मेलिंग डायरिया सिंस द वीनिंग और डिफिकल्टी टू फ्लैश सिलिक डिजीज में होता है। ग्लूटेन फ्री डाइट है। पोटेशियम इन WHO ORS 90-20-80-10 ठीक हो गया। सीवियर डायरिया लीडिंग टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो डायरिया की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरक्लीमिया हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेपेटिक फेलियर है। कन्फ्यूजन और कन्वर्जन आ गया तो ये हेपेटिक एंसेफ्लोपैथी है, इसमें आपने अमोनिया कलावर कराना होता है। इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफी वगैरह चेक कर लोगे। नॉर्मल LFT है, सप्लीनोमेगाली और हेमाटोबेसिस और मेलिना। LFT नॉर्मल है, डेट मींस
सिरोसिस की वजह से नहीं है, तो ये पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है। एटोपी है, ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन है, वीजिंग और डायरिया आफ्टर मिल्क कंजप्शन है, तो मिल्क प्रोटीन से एलर्जी हो गई है। इनिशियल टेस्ट इन पेशेंट विद जॉन्डिस है, टेंडर हिपेटोमेगाली और पिटिचिया वगैरह हो जाएगा। पिटिचिया ओके, पिटिचिया वगैरह है, पिटिचिया तो आपको एक्यूट हेपेटिक फेलियर में देखने को मिल सकते हैं, ब्लीडिंग वाले। तो हेपेटाइटिस ए और बी वगैरह हो सकता है। ब्लडी स्टूल विद रेमिशन और रिलैप्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन सिलिक डिजीज का जूजिनल बायोप्सी आ जाती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन ब्लडी स्टूल विद डिस्टेंडेड एब्डोमेन, तो आपने क्या करना है, ओके, ब्लडी स्टूल और डिस्टेंडेड एब्डोमेन है तो क्या हो सकता है, या तो ये लाइक इंटरसेप्शन हो सकता है या नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर कोलाइटिस हो सकता है। एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट व्यू करा लोगे, ठीक हो गया, जिसमें क्या मिलेगा आपको, टारगेट या मेनिस्कस साइन है। बेबी 9th मंथ का है और सारी फूड को स्पिट आउट कर देता है सिंस द 1 month ऑफ एज, तो क्या हो जाएगा, गर्ड वगैरह हो जाएगा। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉनिक डायरिया आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वीनिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन और शॉर्ट स्ट्रेच सिलिक डिजीज। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या है, रूटीन और जूजिनल बायोप्सी होती है, ब्रो को वाइट करना होता है। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस में डायरिया बिफोर वीनिंग होता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में अमोनिया का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। फिकल ओरल रूट से ट्रांसमिट हुआ है, फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है और बाहर से कुछ गंद बला खाया थी। हेपेटाइटिस ए है, IgM एंटीबॉडीज करानी होती है। फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल नॉन विलस वॉमिटिंग अराउंड 4 to 6 वीक है, तो ये आपको ओलिव साइज और ओलिव साइज मैस है, तो आपको इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पॉलीप्सिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। एडीमा, पैथिक चाइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन तो क्वाशियोरकर है। मरसमस में कोई एडीमा और कोई मेंटल चेंजेस देखने को नहीं मिलती है, तो मैंने सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इसके बाद WHO क्राइटेरिया फॉर माल न्यूट्रिशन है। ओके, इसने कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया गया मुझे देखना पड़ेगा। ओके, ये कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ की गई है, मेरे ख्याल से ये वेलकम क्लासिफिकेशन है। वेलकम क्लासिफिकेशन होती है, वेलकम क्लासिफिकेशन में है कि वेट ओवर एज। अगर वेट ओवर एज क्या है, वेट ओवर एज क्या शो करती होती है, वेट ओवर एज क्या शो करती होती है आपकी, वेट ओवर एज, लेकिन वेट ओवर एज तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, हाइट ओवर एज है। ओके, बल्कि इसको मैं देख लूँगा बाद में, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ख़राबी नज़र आ रही है। ओके, वैसे आपको दूसरी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, जो गोमेस क्लासिफिकेशन होती है ना, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, वेट ओवर एज इस्तेमाल करते हैं। अगर वेट ओवर एज क्या शो करता है, वेट ओवर एज अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तो ये अंडर वेट को शो करता है। अगर वेट ओवर हाइट कम है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो वो वेस्टिंग होती है। हाइट ओवर एज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तो वो स्टंटिंग होती है। स्टंटिंग क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को, वेट ओवर हाइट वेस्टिंग एक्यूट को, और जो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों को मिला दूँ तो वो क्या बन जाता है, इंटरवेट बन जाता होता है। क्लियर। तो इसमें ना वेट ओवर हाइट नॉर्मल क्या होती है, 90 से ऊपर होती है। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये गोमेस क्लासिफिकेशन है, ठीक हो गया। रट्टा मार लेना कि क्या होगा। ओके, लेस देन 60 थर्ड डिग्री है, 60 to 75 सेकंड डिग्री है, 75 to 90 आ जाएगा, फर्स्ट डिग्री आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा एक वाटर लो क्लासिफिकेशन होती है। ओके, वाटर लो क्लासिफिकेशन में स्टंटिंग है और वेस्टिंग है। स्टंटिंग का मतलब है हाइट ओवर एज है, और वेस्टिंग क्या होती है, वेट ओवर हाइट आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक है। वेस्टिंग को कैसे रट्टा मारना है, अगर 70 से कम है तो वो ग्रेड 3 है, 70 से 80 है ग्रेड 2, 80 से 90 है ग्रेड 1, और 90 से ऊपर है तो ऑलमोस्ट वो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो जाएगी।